नस्ट से ड्रॉप आउट हुआ था, उसकी वजह ये थी कि पैसे नहीं थे, और यूईटी से ड्रॉप आउट हुआ था इस वजह से कि पैसे थोड़े ज़्यादा हो गए थे। सातोशी ने क्या किया कि पिछली सारी चीज़ें थी उन सबको मिलाया और बिटकॉइन बनाया। ठीक है, बिटकॉइन बेसिकली इट्स द करेंसी ऑफ द इंटरनेट। अगर बिटकॉइन को आपने ख़त्म करना है तो आपको उसके लिए इंटरनेट भी बंद करना पड़ेगा। चाइना जब भी एक न्यूज़ आती थी ना, फेक न्यूज़ भी होती थी कि चाइना क्रिप्टो को बैन कर रहा है, तो मार्केट ऊपर चली जाती थी। तो इट वाज द ऑपोजिट। सबसे ज़्यादा वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस वक्त सोलाना में है, सबसे ज़्यादा। इसको लोग स्कैम या पॉन्जी स्कीम ना समझें कि यार ये जो चीज़ है ये बिल्कुल इसमें पैसे डालोगे तो ये चले जाएगी। ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। पाकिस्तान में बैठा हुआ एक आम बंदा, ठीक है, अगर उसके पास 10 USDT हैं, वो एप्लीकेशन खोलता है और वो हैमस्टर कॉइन या डॉज कॉइन बाई कर सकता है। 8 साल बाद, 10 साल बाद वही बंदा एप्लीकेशन खोलेगा और वो टेस्ला का स्टॉक भी बाई कर सकेगा। इलॉन मस्क जो है वो आप समझे डॉज कॉइन का बाप बन गया था। बनाया किसी और ने, बिल्ड किसी और ने किया, कम्युनिटी बनाई किसी और ने, बट इलॉन मस्क ओन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉज कॉइन। कम्युनिटीज़ जो है ना, इसको अंडरस्टैंड करना, इसको ट्रेड करना, इसमें पैसे लगाना, ये सारा कुछ करना ना, ये एक अपना स्किल है जो कुछ लोग कर सकते हैं बेहतर तरीके से। हर बंदा इसमें नहीं कर सकता। हर ट्रेडर मीम कॉइन्स की तरफ नहीं जा सकता। कोई मुझसे पूछता है ना कि यार हारून भाई आपने बिटकॉइन क्यों नहीं बेचे, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार मैं पाकिस्तान में था, मुझसे कोई लेता ही नहीं था, और जब बात मुझे समझ आई तो अब मैं नहीं बेचता। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्मैट टॉक्स। काफ़ी देर बाद हमारी कोई पॉडकास्ट आ रही है और आज की पॉडकास्ट थोड़ी इम्पॉर्टेंट भी है। वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे लेस दैन 300,000 यानी 3 लाख से कम इन्वेस्टर हैं, वहाँ पर ही जो हमारी क्रिप्टो की इन्वेस्टर्स की जो ऑडियंस है वो तकरीबन 1 करोड़ से बढ़ गई है। और ज़्यादातर लोग जो मैं देखता हूँ जो कि क्रिप्टो में जाते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के चक्कर में जाते हैं। जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं कि क्रिप्टो क्यों है, क्यों उसका यूज़ केस क्या है, किस वजह से क्रिप्टो की प्राइस इतनी मार्केट में इंक्रीज़ हो रही है, उसका किसी को आइडिया ही नहीं है। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज मैंने पाकिस्तान में बहुत कम लोग देखे हैं जिनको क्रिप्टो के ऊपर इतनी फंडामेंटली ग्रिप हो जितनी इनकी है, और वो हैं हारून बेग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी राइक भाई। ठीक है हारून भाई, मैं इससे पहले कि हम क्रिप्टो की साइड पे जाएं, थोड़ा सा अगर आप अपना बैकग्राउंड बता दें कि आपकी एजुकेशन वगैरह यहाँ तक क्या है। अच्छा लाइक भाई, मेरा जो इंट्रोडक्शन है ना, आई वाज इन नस्ट, और नस्ट में चूँकि फ़ीस के पैसे नहीं थे, उसके बाद मैं चला गया यूईटी में। यूईटी में कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग जो है उसका मैं स्टूडेंट था, एंड देन आई ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम यूईटी एज वेल। नस्ट को भी छोड़ दिया, फिर यूईटी को भी छोड़ दिया। आई वेंट टू माइक्रोसॉफ्ट में मैंने तकरीबन कोई साल के अराउंड मैंने वहाँ पे गुजारा, एंड देन उसके बाद फुल टाइम आई एम इन क्रिप्टो, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह क्रिप्टो में ही काम जारी है। और ये जो ड्रॉप आउट हुए थे आप, इट वाज बिकॉज कि आपको माइक्रोसॉफ्ट से जॉब ऑफर वगैरह हुई थी? नस्ट से ड्रॉप आउट हुआ था, उसकी वजह ये थी कि पैसे नहीं थे। ठीक है। और यूईटी से ड्रॉप आउट हुआ था इस वजह से कि पैसे थोड़े ज़्यादा हो गए थे। आप लोगों ने पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट तो देखी होगी, इट इज़ राइट नाउ ऑन एन ऑल टाइम हाई। मैंने कुछ अर्सा पहले अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अप एंड डाउन हो रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू करेक्ट इटसेल्फ, इट इज गोइंग टू गिव यू ग्रेट रिटर्न्स। और आज हमने वो होता हुआ भी देख लिया। बट स्टिल अगर हम डॉलर में देखें तो स्टॉक मार्केट अभी भी डिस्काउंट में है। अब जाहिर है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार स्टॉक मार्केट में पैसा तो बनाना है, समझ भी आ गई है, लेकिन कैसे बनाया जाए। तो आई हैव ग्रेट न्यूज़ फॉर यू, बिकॉज सरमाया ने अपनी नई प्रोडक्ट ज़र बाय सरमाया लॉन्च की है, जहां पर आप अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक्स हों, फिजिकल करेंसीज हों, म्यूचुअल फंड्स हों या गोल्ड हों। और अगर आपने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं की और आपको ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो यू कैन ऑल्सो चेक आउट द ट्रेनिंग्स बाय सरमाया। उसमें वो स्टार्टर्स के लिए कैपिटल मार्केट्स की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आपको एक्जैक्टली समझ आएगा कि ये सब कुछ काम किस तरह करता है और कौन सी सही चीज है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड फॉर दोस्त जो कि इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं लेकिन उनको लॉसेस हुए हैं, दे कैन टेक द टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास, जहां पर वो आपको एक्सपर्ट टेक्निक्स बताएंगे कि किस तरीके से आपने इंश्योर करना है कि आपका लॉस मिनिमल हो और आपके रिटर्न्स मैक्सिमम हो। सो चेक आउट ज़र बाय सरमाया एंड द ट्रेनिंग्स इन द लिंक डाउन बिलो। हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो इस वजह से जो है वहाँ से निकले। फिर खैर माइक्रोसॉफ्ट में मेरी एक
प्रॉपर जर्नी थी, उसको ज्वाइन किया एज एन FTE एंड देन फिर माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ के क्रिप्टो के अंदर ही, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, क्रिप्टो, ये सारी चीज़ें अभी तक हैंड इन हैंड चल रही हैं। और माइक्रोसॉफ्ट में जब जॉब हो रही थी तो उस वक्त नहीं पूछा कि डिग्री किधर है आप? नहीं, डिग्री का नहीं पूछा था। और वैसे कोई रिग्रेट होता है अभी कि डिग्री नहीं की, या कोई अभी भी प्रोफेशनली या कहीं पे आपको लगता हो? नहीं, वैसे तो मेरा रिग्रेट नहीं है, लेकिन जो भी मुझसे पूछता है तो मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि डिग्री ले लेनी चाहिए। सस्ती है, आसान है, इट्स योर इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड। आजकल इमिग्रेशन काफ़ी लोग कर रहे हैं, हर बंदे के पास करोड़ों रुपए नहीं है कि वो पासपोर्ट बाय कर सके, सो डिग्री इज़ वन ऑफ योर इंट्रोडक्शंस। तो डिग्री जो है वो लाजमी लेनी चाहिए। पहले तो इसका कोई मसला बनता नहीं है, लेकिन फिर बहुत बड़े कामों में ये छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर देती है अगर डिग्री ना हो तो अगर हो तो फिर बेहतर है ले लेनी चाहिए। आपको कौन सा इसमें 10-12 करोड़ रुपए लोन लेना पड़ा है हुकूमत से? ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि 3 लाख रुपए में पूरा BS हो जाता है। तो ये सारा हिसाब किताब है। नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा भी चार्ज करें, लेकिन और मेरे ख्याल में अब तो ये सीन हो गया ना कि छोटी सी आप स्किल लेकर भी अपने आप को कवर अप कर सकते हैं, जो एक मेजर डिफरेंस होता था एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी का और एक आम सी यूनिवर्सिटी का। लेकिन अगर आप अपनी डोमेन के अंदर एक्सपर्टीज़ हैं और अगर उसमें स्किल आप कोई बेहतर कर लेते हैं तो मेरा ख्याल में पहले 3 महीने की तो वैल्यू होती है कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से गए थे, लेकिन एक दफ़ा आप जब प्रोफेशनली 3 महीने आपने जॉब कर ली, फिर मेरे ख्याल में एक अच्छी यूनिवर्सिटी और एक आम यूनिवर्सिटी में कोई फ़र्क नहीं रहता। फिर आप प्रोफेशनली बिल्कुल डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री और मे बी सेम ट्रेजेक्ट्री पे आप दोनों जा रहे होंगे। ऐसे ही। चलें अब ज़रा क्रिप्टो के ऊपर आ जाते हैं। मैं असल में चाह ये रहा था कि लोगों को बिटकॉइन वगैरह तो हम सुनते तो रहते हैं, लेकिन बाय द वे मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, दिस इज़ नॉट अबाउट कि आपने बाय और सेल करना है। अगेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे एजुकेशन ही है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपको फंडामेंटली कोई चीज़ नहीं पता तो मे बी आपको ये प्रोग्राम थोड़ा सा हेल्पफुल लगे। एवोल्यूशन ऑफ जो क्रिप्टो करेंसी है, मेन चीज़ किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर ये बिल्डअप हुआ था वैसे, जिसको एड्रेस कर रहा था? सो बेसिकली इट स्टार्टेड विद बिटकॉइन, ठीक है। सातोशी नाकामोटो, इट कैन बी अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। मेरा बिलीफ तो ये है कि हाल्फिने वाज सातोशी एंड ही डाइड, ठीक है। सो उन्होंने जो है वो बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट रखा था। अच्छा, बिटकॉइन जो है बेसिकली ये एक नई टेक्नोलॉजी नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं कि बिटकॉइन जो है ये एक बिल्कुल नई चीज़ है, जिस तरह आजकल AI है, बाकी सारी चीज़ें। बेसिकली बिटकॉइन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। जो इंटरनेट जब हमारे पास आया था तो उसके साथ ही हमारे पास डिजिटल कैश का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। डिजिटल कैश में हमारे पास, चूँकि जब इंटरनेट सबके पास था तो ऑनलाइन पेमेंट्स वाज वन थिंग, ठीक है, जिसमें वीज़ा, मास्टर कार्ड, इन सब लोगों ने काफ़ी जो है वो डेवलपमेंट की थी। डिजिटल कैश में एक विंग था जो कि बेसिकली डिसेंट्रलाइज था, ठीक है, जिसमें आप बैंक्स को और इन सब चीज़ों को बाहर निकाल देंगे एंड यू विल लेट पर्सन A हैव अ ट्रांजेक्शन विद पर्सन B। अब इस डिसेंट्रलाइज तरीके से मनी कहाँ से आएगा, मनी की सप्लाई कहाँ से आएगी, मनी को कंट्रोल कौन करेगा, ये सारे काम किस तरीके से होंगे। बेसिकली जो आपका सेंट्रल बैंक और छोटे बैंक्स और ये जो सारा का सारा सिस्टम है, इसको रिप्लेस करना था डिजिटली, ठीक है। कि इंटरनेट के ऊपर अगर पूरी दुनिया कनेक्टेड है तो इंटरनेट की एक करेंसी भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल एप्पल का स्टॉक लेना चाहता हूँ पाकिस्तान में बैठ के, वैसे ले तो सकते हैं इंटरैक्टिव ब्रोकर्स और बाकी प्लेटफॉर्म से, लेकिन एक आम बंदा नहीं ले सकता। अभी भी ई-कॉमर्स की ट्रांजैक्शन करनी है, इट्स अ बिग हैसल। आपने बाहर से कोई सर्विस ख़रीदनी है, इट्स अ बिग हैसल। तो ये जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं, अगर इंटरनेट ने आपकी पूरी दुनिया का ग्लोबल विलेज बना दिया है कि आप फेसबुक खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, टिकटॉक खोलते हैं, यू सर्फ द वेब, बंदा अपने घर में बैठा होता है लेकिन बैठा वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में होता है। तो उस इंटरनेट की इस ग्लोबल कनेक्टिविटी के साथ एक ग्लोबल करेंसी भी होनी चाहिए ताकि लोग आपस में ट्रांजैक्ट कर सकें। इसमें फिर गेम्स भी आ जाती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। PUBG में या बाकी गेम्स में आपने देखा होगा कि लोग एसेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे, बाकायदा ये चीज़ें बिकती थी। तो इट्स अ वेरी बिग इकॉनमी। तो मसला ये आ रहा था कि सबसे बड़ा मसला जो था वो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस को रिप्लेस करने का था, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। बिटकॉइन के बहुत से वर्जन्स आए, ठीक है। हमारे पास डिजिटल गोल्ड, ई कैश, मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स, एकेडमिक पेपर्स इसके ऊपर पड़े हुए हैं, लेकिन सब में एक मसला था कि एक सेंट्रलाइज एंटिटी थी जो बैंक का किरदार अदा करती थी, ठीक है। अब इस बैंक को और इन चीज़ों को निकालना था। तो सातोशी ने क्या किया कि पिछली सारी चीज़ें थी उन सबको मिलाया और बिटकॉइन बनाया, ठीक है। बिटकॉइन बेसिकली इट्स द करेंसी ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। एक डिजिटल करेंसी है जिसमें आपका सेंट्रल बैंक, छोटे बैंक से जो पूरा का पूरा एक फाइनेंस का एक सिस्टम है, ये सारा का सारा डिजिटली रिप्लेस कर दिया गया है थ्रू वेरियस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़।
जिसमें हमारे पास माइनिंग है, जिसमें हमारे पास प्रूफ ऑफ वर्क है, जिसमें हमारे पास ऐसे तमाम एलिमेंट्स हैं कि पूरा सिस्टम जो है एक ऑटोमेटेड तरीके से इंटरनेट के ऊपर पैदा हुआ, इंटरनेट के ऊपर चलता है, एग्जिस्ट करता है और इंटरनेट के ऊपर ता हयात चलता रहेगा। अगर बिटकॉइन को आपने ख़त्म करना है तो आपको उसके लिए इंटरनेट भी बंद करना पड़ेगा। चाइना में बिटकॉइन बहुत दफ़ा बैन हुआ, अमेरिका में बिटकॉइन बहुत दफ़ा बैन हुआ, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है। क्योंकि अगर मैं किसी बंदे को बिटकॉइन भेजना चाहता हूँ, द ओनली थिंग आई नीड इज़ द इंटरनेट, ठीक है। अगर इंटरनेट है तो मैं बिटकॉइन भेज सकता हूँ, अगर इंटरनेट नहीं है तो मैं बिटकॉइन नहीं भेज सकता। इसके ऊपर दुनिया की कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई जो इस चीज़ को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सके, ठीक है। तो इस तरह बिटकॉइन जो है वो वजूद में आया। सातोशी नाकामोटो ने बेसिकली बिटकॉइन बनाया था, इसको अनाउंस किया था 2007-8 के दरमियान। दैन उसके बाद एक स्ट्रीम शुरू में तो ये स्पेस जो थी दिस वाज ओनली फॉर टेकीज़ एंड डेवलपर्स, क्योंकि एक आम बंदा जो है वो इसको नहीं समझ सकता था। स्पेसिफिकली जो फाइनेंस और इकनॉमिक्स पढ़ के जो लोग आते हैं, जब वो इस सिस्टम को देखते थे तो वो कहते थे कि यार ये तो हमें कोई मैजिक सिस्टम लग रहा है। वो इसको स्कैम कहते थे, पॉन्जी स्कीम कहते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्पेस डेवलपर्स की ही थी और डेवलपर्स ने ही इसको फिर इवॉल्व किया, ठीक है। शुरू में हमारे पास सिर्फ बिटकॉइन था और उससे मिलते जुलते हमारे पास कुछ कॉइन्स मौजूद थे, जिसमें डॉज कॉइन भी आ जाता है, जिसमें लाइट कॉइन भी आ जाता है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी। इसके बाद अगर आप देखें टेक्निकली, अगर मैं एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करूं, इसके बाद हमारे पास अब बिटकॉइन में मसला ये था कि बिटकॉइन तो एक करेंसी है, ठीक है, एक डिजिटल करेंसी है, एक डिजिटल एसेट है। ये बाद में ये चीज़ें आई कि इट हैज़ बिकम एन एसेट क्लास। जब क्रिप्टो बहुत बड़ा हो गया तो ग्लोबली इट हैज़ बिकम एन एसेट क्लास। पहले ये एसेट क्लास नहीं था। मैं 2012-13 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त कोई बंदा भी इसको एसेट क्लास कह ही नहीं सकता था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ये चीज़ क्या है। ये चीज़ इतनी मैच्योर ही नहीं थी, इसका इतना डेटा ही नहीं था कि बैक टेस्ट करके आप इसके ऊपर मॉडल्स को बना सकें, डेवलप कर सकें, ठीक है। तो टेक्निकली इसकी एवोल्यूशन इस तरीके से हुई। शुरू में बिटकॉइन आया, फिर कुछ कॉइन्स थे वो हमारे पास थे, एंड देन उसके बाद बिटकॉइन में इशू ये था ना कि बिटकॉइन के ऊपर आप चीज़ों को बिल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, कि बस बिटकॉइन है वो बिटकॉइन है, इसके ऊपर आप चीज़ों को बिल्ड नहीं कर सकते। अगर वे ऑफ बेसिकली ट्रांजैक्शन, हाँ, इट्स जस्ट अ वे ऑफ ट्रांजैक्शन। इसके ऊपर ठीक है, आप लाइटनिंग नेटवर्क हमारे पास है, बाकी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल थी। तो उसके बाद हमारे पास इथीरियम आया, ठीक है। इथीरियम जो था बेसिकली इथीरियम का जो फाउंडर था विटालिक, ही बेसिकली रोट आर्टिकल्स फॉर पब्लिकेशंस। तो वो बिटकॉइन को काफ़ी कवर करता था। ही वॉज़ अ वेरी टेकी एज वेल, कोडर भी था खुद। तो वो उसके साथ 3-4-5 बंदे मिलके उन्होंने इथीरियम बनाई। इथीरियम जो है बेसिकली उसने क्या किया कि इस डिजिटल करेंसी के इक्विवेलेंट को एक प्लेटफॉर्म के अंदर ले गए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस को बना सकते हो, ठीक है। ये एक ऐसी लेयर है कि जिसके ऊपर आप फाइनेंस के सिस्टम्स को बिल्ड कर सकते हो, जिसको हम अल्टरनेटिव फाइनेंस कहते हैं, जिसके ऊपर आप छोटे छोटे बैंक्स बना सकते हो, जिसके ऊपर आप लेंडिंग कंपनीज बना सकते हो, जिसके ऊपर बोरोइंग कंपनीज बना सकते हो, जिसके ऊपर आप स्टॉक्स को टोकनाइज कर सकते हो, जिसके ऊपर आप रियल स्टेट को टोकनाइज कर सकते हो। तो इथीरियम ने इसकी फाउंडेशन रखी। पहले हमारे पास एक बेस लेयर थी बिटकॉइन की, ठीक है। बिटकॉइन इवॉल्व हुआ, उसके बाद हमारे पास आया इथीरियम। एंड देयर इज एनी कोरिलेशन बिटवीन इथीरियम एंड बिटकॉइन, या दोनों सेपरेट प्रोटोकॉल, या उसके ऊपर दोनों सेपरेट प्रोटोकॉल्स हैं। बोथ ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, ठीक है। ये इसी तरह है जिस तरह हम लोग नॉर्मल उसमें कहते हैं कि इफ़ बिटकॉइन इज़ गोल्ड देन इथीरियम इज़ सिल्वर, ठीक है। अब जब हमारे पास इथीरियम आया ना, तो उसके बाद ये स्पेस बहुत मैसिवली इसने ग्रो किया और 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का मार्केट कैप हमारे पास क्रिप्टो में देखने को आया, क्योंकि बिटकॉइन वाज वेरी लिमिटेड। जब तक बिटकॉइन था और इसके अलावा कुछ कॉइन्स थे छोटे मोटे, तो स्पेस बड़ी लिमिटेड थी। इसमें डेव्स थे, टेकीस थे, और जो बहुत ही आप समझें कि हमारे पास बाज़ डेव्स ऐसे होते हैं ना कि वो देखते ही पता चल जाता है यार ये बंदा तो बिल्कुल माइंड से क्रैक है या जो भी है। तो उस तरह के जो इंतहाई एकेडमिक्स वाले बंदे होते थे ना, जिनका नर्ड्स होते हैं, रियल लाइफ से जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता था, वो सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर काम करते थे, उसको मेंटेन करते थे, उसके ऊपर चीज़ें बिल्ड करते थे। इट्स लाइक एन ओपन सोर्स ना, इट्स एन ओपन सोर्स प्रोटोकॉल, यस। तो उसके बाद ना हमारे पास जब इथीरियम आया ना, तो इथीरियम ने अलाउ किया कि जो नॉर्मल डेवलपर्स हैं, जो आम बंदे हैं, वो भी आके स्पेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास उसने अब इथीरियम में हमारे पास एक EVM है, इथीरियम वर्चुअल मशीन, और उसकी जो लैंग्वेज है प्राइमरी दैट इज़ सॉलिडिटी, ठीक है। तो सॉलिडिटी लैंग्वेज जो है इट्स जस्ट लाइक पाइथन, बहुत आसान लैंग्वेज है। इसके ऊपर बहुत से लोग आए, जब डेवलपमेंट करना इथीरियम पे स्टार्ट किया, उसके बाद स्पेस ने एक्सपोनेंशियली ग्रो किया, एंड नाउ वी आर सिटिंग एट मोर देन $1 ट्रिलियन ऑफ मार्केट कैप इन क्रिप्टो।
फिर उसके बाद मुख्तलिफ चेन्स आई, लेयर 1 आए, लेयर 2 आए, सोलाना आया, मीम कॉइन्स आए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इथीरियम के बाद की बात है। तो मैंने आपको शुरू से आखिर तक टेक्निकली जिस तरीके से स्पेस ने इवॉल्व किया वो मैंने आपको बता दिया। और अगर हम इथीरियम के ऊपर जो कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि बहुत मशहूर हो, जो इथीरियम यूज़ कर रही थी इनिशियली, तो कोई ऐसी प्रोडक्ट हमारी उसमें होगी जो इथीरियम के उसके ऊपर? जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत बड़े प्रोटोकॉल्स हैं। हमारे पास आवे है, हमारे पास कंपाउंड है, हमारे पास कर्व फाइनेंस है। तो इस तरह के हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स हैं। जो पूरा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का एक सेक्टर है क्रिप्टो का, वो बिल्ड ही इथीरियम के ऊपर हुआ था। जिस तरह स्टॉक मार्केट में भी डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, हम बताते हैं ऑटोमोबाइल है, इंजीनियरिंग है, सीमेंट है और इस तरह। तो ये जो सेक्टर्स इन क्रिप्टो है, जिस तरह इथीरियम के मल्टीपल इसकी सेक्टर की बात की, दिस इज़ प्राइमरीली बेस्ड ऑन फोकसिंग ऑन एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कि जिस तरह डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है तो वो डीफाई करके किया हुआ है, और इसी तरह मल्टीपल डिफरेंट सेक्टर्स जो कि हर एक एरिया को कवर कर रहे हैं, इसी तरह वैसे ही किया हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्रिप्टो से टेक्निकली तो स्पेस ऐसे इवॉल्व हुई। अगर हम उसकी दूसरे एंगल से हम बात करें तो शुरू में चूँकि हमारे पास इट वाज अ न्यू एसेट, डिजिटल था, ठीक है, रेगुलेशंस नहीं अंडरस्टैंड कर पाती थी, ठीक है, तो ये स्पेस आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते गई। फिर इसमें इंस्टीट्यूशंस आए, इसमें बैंक्स आए, इसमें ये सारे जितने भी लोग हैं जब ये आना स्टार्ट हुए, तो उसके बाद क्रिप्टो एक फॉर्मली एक एसेट क्लास के तौर पे इसको लिया गया। शुरू में इसको बैन किया गया था, चाइना में भी बैन हुआ था कई बार, एक बार नहीं कई बार, और यूएस में भी बैन हुआ था, ठीक है। वो एक जोक मशहूर है कि पहले चाइना ने इतनी बार क्रिप्टो को बैन किया है कि जब भी वो क्रिप्टो को बैन करता था तो मार्केट क्रैश कर जाती थी, लेकिन देयर वाज अ टाइम जब उसने क्रिप्टो को बैन किया था तो मार्केट क्रैश नहीं की थी, बल्कि वो ऊपर चली गई थी, क्योंकि मार्केट को समझ आ गई थी कि यार अभी बैन की है और दोबारा भी बैन करेंगे, तो हर वक्त जब बैन करते रहेंगे तो इट बिकेम अ बाई सिग्नल। तो चाइना जब भी एक न्यूज़ आती थी ना, फेक न्यूज़ भी होती थी कि चाइना क्रिप्टो को बैन कर रहा है, तो मार्केट ऊपर चली जाती थी, तो इट वाज द ऑपोजिट। तो उसके बाद बड़ी इकॉनमीज़ ने, बड़े बैंक्स ने जब इसमें पोजीशंस लेना स्टार्ट की अपनी, इसको अंडरस्टैंड किया, तो फिर रेगुलेशंस भी इंप्रूव हुई। जब रेगुलेशंस हमारे पास इंप्रूव हुई तो इसको एक एसेट क्लास का दर्जा दिया गया, ठीक है। यूरोप में डिफरेंट है, चाइना में डिफरेंट है, यूएस में हमारे पास इसकी डिफरेंट रेगुलेशंस हैं। अब कहीं जाके फ्यू मंथ्स अगो ब्लैक रॉक ने और बाकी जितनों ने इसके ETFs भी फाइल किए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो वो ETF फाइल करने के बाद ना इट हैज़ बिकम ऑफिशियल कि यार ये जो है ना एक एसेट क्लास है, और इसको दुनिया मान गई है कि एसेट क्लास है। ब्लैक रॉक ने मान लिया है, फिडेलिटी ने मान लिया है, बाकी वैनगार्ड वगैरह जितने भी है उन्होंने मान लिया, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसके अंदर है, ठीक है। तो जब ये ETF बन गया तो उसके बाद देयर इज़ नो ब्रेनर। अब कोई बंदा इसको स्कैम कहता है, कोई बंदा इसको पॉन्जी कहता है, कोई बंदा इसको जो भी कहता है, यार भाई ये ETF है, आप बाई कर सकते हो, ठीक है। अब चीज़ फॉर्मल हो चुकी है, अब वो नहीं है कि इट्स अ बबल और एनीथिंग लाइक दिस। अब इसमें जो है इंस्टीट्यूशंस आएंगे। जिस तरह की आपने बात की सेक्टर्स की, तो ये सेक्टर्स की स्पेस भी हमारे पास इवॉल्व हुई थी, क्योंकि जब भी आप देखें ना कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी जिस तरह इंटरनेट की हम मिसाल ले लें, जब इंटरनेट आया था तो इंटरनेट के ऊपर हमें हर तरह की एप्लीकेशंस देखने को मिली थी, हर तरह की एप्लीकेशंस देखने को मिली थी। अभी भी वही एप्लीकेशंस हैं, लेकिन दे आर मच बेटर एंड इम्प्रूव्ड वर्जन्स ऑफ व्हाट वी सॉ बिफोर। मैसेजिंग ऐप्स अभी भी हमारे पास हैं, ईमेल अभी भी हमारे पास है, वीडियो स्ट्रीमिंग अभी भी हमारे पास है। वी हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स बट 100 टाइम्स बेटर देन वी हैड बिफोर। इसी तरह हमारे पास क्रिप्टो भी है। क्रिप्टो जो है ना, इट रिजेंबल्स दी अर्ली डेज़ ऑफ द इंटरनेट बेसिकली। तो इसमें यह है कि हमारे पास जो सेक्टर्स हैं ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे पास इवॉल्व होते गए। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास जब इथीरियम था तो इथीरियम के ऊपर शुरू में इट वाज ऑल स्कैम, जस्ट लाइक द अर्ली डेज़ ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। फॉरम्स आपको याद होंगे, पहले उसके ऊपर मैसेज करना भी हमारे लिए बड़ा मसला होता था। लाइक अगर कहीं पर गलती से ईमेल हम बना लेते थे तो रोज़ाना हमें एड्स आए होते थे बड़े बड़े, कोई कहता था बाल कटवा लो, कोई क्या कहता था अमेरिका से एड्स भेज रहे हैं, लेकिन बस वो ईमेल बनी हुई, दैट्स इट, डेटाबेस जो था वो कॉमन था। तो इसी तरह इथीरियम भी था। इथीरियम पे जब शुरू में एप्लीकेशंस बनना स्टार्ट हुई सो दे वर मोस्टली स्कैम्स, क्योंकि बैरियर टू एंट्री बहुत कम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री जो है वो इवॉल्व हुई। तो अभी हमारे पास काफ़ी सेक्टर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास बिटकॉइन और इथीरियम है, ठीक है, दे आर द मार्केट लीडर्स, ठीक है। बिटकॉइन owns more than 50% of the entire crypto market। इथीरियम जो है वो अगली 12-13% जो है उसको ओन करता है। तो 12-13% इसका मिला लें, 50 से ज़्यादा उसका मिला लें, तो सारी इंडस्ट्री तो आपके पास बिटकॉइन और इथीरियम की है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेक्टर्स आते हैं, एंड द रीज़न दे हैव सच अ लार्ज मार्केट कैप इज़ बिकॉज इंडस्ट्री अभी उस तरीके से मैच्योर नहीं हुई जो बाकी सेक्टर्स हैं, ठीक है। वरना हमारे पास AI का सेक्टर है, वो से भी बड़ा होता, बल्कि हमारे पास ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि इन दोनों की मार्केट कैप से बड़ी हैं।
एप्पल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, वो बिटकॉइन इथेरियम नहीं पूरे क्रिप्टो को भी मिला लें, वो एक कंपनी तमाम क्रिप्टो की स्पेस से बड़ी है। सो दिस टेल्स यू कि ये इंडस्ट्री जो है अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई। ठीक है। हमारे पास जो है बिटकॉइन इथेरियम टॉप मार्केट लीडर्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं लेयर वंस, ठीक है। लेयर वन हम उन ब्लॉकचेन्स को कहते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स को कहते हैं कि जिनके ऊपर आप फर्दर एप्लीकेशंस को बना सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। इथेरियम इज़ वन ऑफ द लेयर वन, बिटकॉइन भी लेयर वन है, लेकिन इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू बिल्ड एप्लीकेशंस ऑन बिटकॉइन। तो लेयर वंस में हमारे पास आ जाता है लेट्स से एवलांच, ठीक है, हमारे पास कार्डानो आ जाता है, एडा, हमारे पास इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं जिनको हम लेयर वंस कहते हैं। लेयर वंस बेसिकली दीज आर द कंपेटिटर्स ऑफ इथेरियम, क्योंकि इथेरियम जो है उसमें इश्यूज़ थे काफ़ी। एक तो ट्रांजैक्शन सेटलमेंट का इशू था, फिर वो चेन इटसेल्फ स्केलेबल नहीं थी, तो उसको सॉल्व करने के लिए सोलाना इज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स ऑफ इथेरियम। वो लेयर वन है बेसिकली, सोलाना जो है दैट्स अ लेयर वन, उसके ऊपर आप चीज़ों को बिल्ड कर सकते हो। लेयर वन इट डजंट मीन कि इथेरियम के ऊपर बिल्ड हुआ, इट्स अ पैरेलल सिस्टम व्हिच इज इट्स अ पैरेलल सिस्टम, इट्स अ पैरेलल ब्लॉकचेन। तो वो बेसिकली कंपेटिटर्स हैं आपस में, इथेरियम, सोलाना, एवलांच, एडा, ये सारे जो हैं हमारे पास एक कंपेटिटर्स हैं। अब इसमें जो सबसे रोबस्ट होता है, जिसकी कम्युनिटी जो है वो सबसे हमारे पास बड़ी होती है, तो उसमें जाहिर सी बात है हमारे पास काफ़ी बाय प्रेशर भी आता है। अच्छा, इसमें जिसकी कम्युनिटी सबसे बड़ी होती है ना, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप पूछें सोलाना क्यों इतना फेमस है, ठीक है, या एडा क्यों इतना फेमस नहीं है, ऑल्दो सारे तो सेम प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं ना। ये अलग बात है कि बना किसी पे कुछ भी नहीं है इतना ख़ास, बस वो एक क्या कहते हैं, एक उनकी इट्स ऑन पेपर कि दिस इज़ ये इतना स्केलेबल है, ये इतना स्केलेबल है, ये इतना स्केलेबल है, लेकिन सोलाना इज़ मच बेटर देन अदर एडा, बाकी जितने एवलांच वगैरह हो गए, जस्ट बिकॉज इट हैज़ बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी को हम किस तरह जज करें, टेलीग्राम पे होगी या किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म? कम्युनिटी बेसिकली आप इसमें डेवलपर एक्टिविटी को भी देखते हो, आप इसमें जो है प्रोजेक्ट इटसेल्फ को देखते हो कि वो कितना इंगेज कर रहा है थ्रू डिस्कॉर्ड एंड अदर वेरियस डिफरेंट चैनल्स। आप इसमें इंस्टीट्यूशंस को देखते हो, बिकॉज कम्युनिटी आपके पास बाज़ औक़ात बहुत बड़ी होती है, लाइक हैमस्टर कॉइन जिस तरह भी आया था, लेकिन वो फिर रिफ्लेक्ट नहीं होती इन मार्केट कैप और बाकी चीज़ों में। तो इसमें आप देखते हो कि इसमें कितने इंस्टीट्यूशंस भी हैं। सबसे ज़्यादा वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस वक्त सोलाना में है, सबसे ज़्यादा। एंडरसन हॉर्विट्स को देख के आप जितने भी उनको हैं आप उनको देख लो, सॉफ्ट बैंक को देख लो, मतलब जितने भी हैं वो इन वन और अनदर वे वो सोलाना के अंदर इन्वेस्टेड हैं। तो जाहिर सी बात है जब इतना कैपिटल सोलाना में आप इंजेक्ट करते हो तो सोलाना एज अ प्लेटफॉर्म भी ग्रो करता है और फिर उसकी प्राइस भी ऊपर जाती है। एंड देन द टाइम कम्स व्हेन इट बिकम्स अ स्पेकुलेटिव स्पेस, लेकिन उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। तो ये हमारे पास आगे लेयर वंस। लेयर वंस ऐसे ब्लॉकचेन्स को कहते हैं जिसके ऊपर आप एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, मच फास्टर, मच बेटर, दे आर कंपेटिटर्स ऑफ इथेरियम। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक तीसरा सेक्टर जिसको हम कहते हैं लेयर टूज़। लेयर टूज़ जो हैं बेसिकली लेयर वंस हैं, तो लेयर वंस के ऊपर आपके पास लेयर टूज़ बनते हैं, ठीक है। लेयर टू जो हैं दे सॉल्व अ सिमिलर प्रॉब्लम लाइक लेयर वन। सोलाना कहता है इथेरियम स्लो है, ठीक है, इथेरियम कहता है सोलाना सिक्योर नहीं है। एडा कहता है कि हम इथेरियम से बेहतर हैं, हम बहुत सिक्योर हैं, लेकिन एडा के ऊपर कोई बिल्ड नहीं करता, ठीक है। एवलांच कहता है हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगेन एवलांच को जब कंपेयर करते हैं सोलाना से तो लोग कहते हैं हम सोलाना पे बिल्ड कर लेते हैं, एवलांच पे बिल्ड करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना एक ही प्रॉब्लम को बेसिकली सॉल्व करते हैं। किसी की सिक्योरिटी अच्छी है तो किसी की स्केलेबिलिटी अच्छी है, किसी की स्पीड अच्छी है तो कोई जो है किसी की कम्युनिटी अच्छी है। लेयर टूज़ जो है वो लेयर वन के ऊपर बिल्ड होते हैं और वो कहते हैं कि यार हम लेयर वन के यही मसले हल करते हैं, आपको एक दूसरा ब्लॉकचेन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इथेरियम जो है, इथेरियम इज़ स्लो, ठीक है। अगर आप ग्लोबली इफ़ यू वांट समथिंग टू बिकम अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हर बंदा हर मिली सेकेंड में ट्रांजैक्शंस कर रहा हो, तो इथेरियम में नहीं कर सकते। इथेरियम पे जो ट्रांजैक्शन है ऑन एवरेज ये ब्लॉक टाइम पे और नेटवर्क कंजेशन पे और इन चीज़ों पे बेसिकली डिपेंड करता है, लेकिन एक ट्रांजैक्शन जो है इट टेक्स अराउंड 20-30 सेकंड से लेकर बाज़ों का 3-4 मिनट तक एक ट्रांजैक्शन लेती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं या बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन एक ट्रांजैक्शन लेने में कम से कम 10-12 मिनट तो लेता ही लेता है, ठीक है। उसका जो ब्लॉक टाइम है दैट इज़ अराउंड 10 मिनट्स। एल्गोरिथम डिज़ाइन इस तरह के 10 मिनट में ट्रांजैक्शन फाइनल हो। अब इमेजिन करें मैं एक पेट्रोल स्टेशन पर हूँ और मैंने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और मैं कार्ड दे के 10 मिनट बैठा रहूँ कि यार बिटकॉइन जो है ये ट्रांजैक्शन होगी तो मैं यहाँ से जाऊँगा, और अगर नेटवर्क चोक अब हुआ तो मेरी ट्रांजैक्शन 20-30 मिनट भी ले सकती है। तो हाउ कैन यू मेक दिस अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म व्हेन अ सिंगल ट्रांजैक्शन टेक्स 10 मिनट्स। और ये इथेरियम के ऊपर आप देख लें, ठीक है। इथेरियम पे फेमसली जो NFT प्रोजेक्ट है क्रिप्टो किटीज़ के नाम से, वो बिलियाँ लॉन्च की थी इथेरियम के ऊपर। तो इथेरियम नेटवर्क के ऊपर पूरे दिन तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता था। इट वाज अ फन गेम।
तो एक गेम ने पूरे इथीरियम के नेटवर्क को चोक्ड अप कर लिया था फॉर एन एंटायर डे फॉर 24 आवर्स। तो हाउ कैन यू मेक दिस अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म जब एक गेम ने नेटवर्क पूरा बिठा दिया। तो उसमें हुआ ये कि जो लेयर 2s हैं बेसिकली वो इनके ऊपर आते हैं, लेयर 1 ब्लॉकचेन्स के ऊपर, और वो कहते हैं कि वी प्रोवाइड मच बेटर स्केलेबिलिटी, जिसमें हमारे पास पॉलीगॉन आ जाता है, मैटिक वगैरह, हमारे पास इस तरह के लेयर 2s के काफ़ी सोल्यूशंस हैं। वो हमारे दे आर ऑल बिल्ट ऑन टॉप ऑफ इथीरियम या वो सोलाना के ऊपर भी बन सकते हैं? वो बेसिकली क्रॉस चेन होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर क्रॉस चेन। तो ये जितने भी लेयर 2s होते हैं ना, ये बेसिकली अगर आप इथीरियम की बात करें तो इथीरियम के ऊपर लेयर 2 सोल्यूशंस हैं, हमारे पास बाकी प्लेटफॉर्म जो हैं उनके ऊपर हमारे पास लेयर 2 सोल्यूशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास पॉलीगॉन मैटिक जो है वो सबसे फेमस, उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, या OP की अगर हम मिसाल ले लें, ऑप्टिमिज्म जो है, या आर्बिट्रम की अगर हम बात करें, तो ये जो है बेसिकली दीज आर लेयर 2 सोल्यूशन। तो ये इथीरियम के ऊपर बिल्ड हुए हैं एंड देन दे आर क्रॉस चेन। ऐसा नहीं है कि वो हर ब्लॉक चेन के ऊपर उनकी अलग अलग इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, ऐसा नहीं है कि दे आर जस्ट वन सिंगल एंटिटी, डिफरेंट एंटिटीज़ होती हैं। जिस तरह यूनिस्वाप है, यूनिस्वाप इज़ वन ऑफ द फेमस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, काफ़ी अच्छी बड़ी DeFi की एप्लीकेशन है हमारे पास। तो वो इथीरियम पे भी है, वो हमारे पास आर्बिट्रम पे भी है, वो हमारे पास बाकी प्लेटफॉर्म से भी है, लेयर 2s पे भी है। तो इट्स अप टू अदर पीपल के वो कौन सी वो चूज़ करते हैं। अब इशू बाज़ ये होता है कि फॉर एग्जांपल आर्बिट्रम से अगर आप पैसे निकालते हैं, अभी मैंने इथीरियम को विड्रॉ किया तो ठीक है, मुझे तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बाज़ औक़ात आर्बिट्रम और लेयर 2 से जब आप पैसे निकालते हैं तो ट्रांजैक्शन फ़ाइनल होने में 5-5 दिन भी लगते हैं, ठीक है। तो उनका तरीक़ेकार इस तरह है कि ट्रांजैक्शन बल्क में सेटल करते हैं, देन बल्क में जो है वो उसको मेन ब्लॉकचेन के ऊपर सेटल करवाते हैं, ताकि ये जो 10 मिनट और 20 मिनट और 8 मिनट और 5 मिनट का जो टाइम है ना, इसको हम मिनिमाइज़ कर सकें। इट शुड बी इन सेकंड्स। अभी तक कितना वैसे थ्रूपुट पे हम आ गए हैं इनकी ट्रांजैक्शन वाइज? थ्रूपुट तो टेक्निकली हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं जो कि 1-1 लाख ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं इन लेस दैन अ मिनट। ऐसे प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं। इट्स जस्ट अबाउट कि यार मार्केट किस प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करती है, ठीक है, मार्केट किस तरफ जाती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि देयर आर मच बेटर प्लेटफॉर्म्स दैन इथीरियम टेक्निकली, बट इथीरियम सबसे बड़ा है और फेमस है। नाउ इथीरियम एंड ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स दे आर टेक्निकली मच बेटर दैन बिटकॉइन, ठीक है, मच बेटर दैन बिटकॉइन। बिटकॉइन का इशू ये है कि एक ट्रांजैक्शन 10 मिनट लेती है बिटकॉइन में, स्टिल इट ओन्स मोर देन 50% ऑफ द इंटायर मार्केट, ठीक है। तो कोई बात है तो लोग उसकी तरफ जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस उसकी तरफ जाते हैं। ब्लैक रॉक ने ETF बिटकॉइन का लॉन्च किया, ठीक है, सोलाना का लॉन्च नहीं किया, या बाकी किसी का ETF नहीं है, हमारे पास बिटकॉइन ही है, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन इज़ मच मोर से, उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट है। इट्स जस्ट लाइक गोल्ड, इट्स नॉट सपोज टू बी वेरी फास्ट, ठीक है, वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू है बेसिकली। इट्स नॉट डिज़ाइन फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। इसके ऊपर लाइटनिंग नेटवर्क्स हैं, काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन देयर आर मच अदर प्लेटफॉर्म्स। तो ये हमारे पास पहले बिटकॉइन इथीरियम है, लेयर 1 है, लेयर 2 है, फिर उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। हमारे पास क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी का एक अपना बेसिकली सेक्टर है। तो उसमें यह है कि ये सारे ब्लॉकचेन आपस में बात नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक एप्लीकेशन बनाते हो और उस साइड पे दूसरी एप्लीकेशन है इंटरनेट के ऊपर, तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो थ्रू API होती है। जो भी एप्लीकेशन आप बिल्ड करते हो ऑनलाइन, तो उसकी API भी आप बिल्ड करते हो ताकि किसी ने यहाँ से डेटा लेना हो तो डेटा फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट API बिकम्स अ कम्युनिकेशन लेयर बिटवीन टू सेपरेट एप्लीकेशंस ऑन द इंटरनेट, ठीक है। ब्लॉकचेन थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। अब हमारे लिए ना, अगर हम बैठे हुए ना, तो हमारी जो क्लॉक है वो सेकंड्स के हिसाब से चल रही है, लाइक 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। बिटकॉइन के लिए 1 सेकेंड जो है दैट इज़ 10 मिनट्स, ठीक है। बिटकॉइन का जो एक ब्लॉक है, उसके बाद अगला ब्लॉक आता है 10 मिनट बाद, फिर उसके बाद अगला ब्लॉक आता है 10 मिनट बाद। तो बिटकॉइन एज अ ब्लॉक चेन डजंट हैव अ सेंस ऑफ टाइम। उसका जो सेंस ऑफ टाइम है दैट इज़ 10 मिनट्स। अगर उस 10 मिनट के दरमियान दुनिया तबाह हो गई है तो बिटकॉइन 10 मिनट बाद दोबारा जागेगा, सो देयर विल बी नो वन, ठीक है। इथीरियम का डिफरेंट है। इथीरियम अभी तो खैर वो मर्ज के बाद प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर आ गया। प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर पहले हमारे पास जो ट्रांजैक्शन जो ब्लॉक टाइम था, हमारे पास ट्रांजैक्शन फाइनलिटी थी, वो डिफाइंड थी बाय द एल्गोरिदम। लेकिन अभी चूँकि प्रूफ ऑफ स्टेक आ गया तो उसमें बाज़ औक़ात नेटवर्क ज़्यादा कंजेस्टेड होता है, बाज़ औक़ात नहीं होता, बाज़ औक़ात वैलिडेटर्स अवेलेबल नहीं होते, तो उसकी वजह से वेरिएबल टाइम है, ठीक है। लेकिन मोर देन 20 सेकंड्स, बाज़ औक़ात 2-3 मिनट तक। तो इथीरियम का भी हर ब्लॉक जो है ना, अगर एक ब्लॉक हुआ उसके बाद अगला ब्लॉक आया और वो अगला ब्लॉक 1 मिनट के बाद आया, तो इथीरियम जो है उसका सेंस ऑफ टाइम जो है दैट इज़ अराउंड 1 मिनट। वो 1 मिनट जो है वो उसके लिए अगला वक्त होता है बेसिकली।
तो यहाँ पे जो ब्लॉकचेन है उसका सेंस ऑफ टाइम डिफरेंट है, वो दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। अब जो पॉलीगॉन है, बाकी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, जाहिर सी बात है देर मच बेटर, देर मच फास्टर। तो ये सेंस ऑफ टाइम इज़ जस्ट वन थिंग। इसमें बाकी भी बड़ी चीज़ें हैं जो कि टेक्निकली इस चीज़ को कैपेबल नहीं बनाती कि ये एक दूसरे से बात कर सकें। देयर आर नो APIs, ठीक है। तो उसके लिए क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं बेसिकली दे लेट दीज ब्लॉकचेन्स टॉक टू ईच अदर, ठीक है। ये इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की एप्लीकेशन है बिल्ड ऑन इथीरियम, और वो जो है बेसिकली उसमें फॉर एग्जांपल इट्स अ लेंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर आपने बिटकॉइन जो है वो किसी को लेंड किया हुआ है मिसाल के तौर पर, और बिटकॉइन उसकी मार्केट उधर क्रैश कर जाती है, तो इस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म को कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट और इन सब चीज़ों का क्या करना है जब इसको एक्सेस ही नहीं है बिटकॉइन की प्राइस की, ठीक है। अगर लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो इसको कैसे पता चलेगा कि यार ये इसके पैसे मैंने रख देने, उसको कहना है बिटकॉइन तुम्हारा हुआ, तुमने लिया था उस वक्त $50,000 का था, अब ये जा रहा है 40 पे, तुमने हमें 55 दिए थे, हमने 52 जेब में डाल दिए, 2000 का इंटरेस्ट हो गया, बिटकॉइन की मार्केट क्रैश कर गई, जो बिटकॉइन तुम्हारे पास है वो तुम्हारा हुआ, हम पैसे नहीं दे रहे, ठीक है। जस्ट अ सिंपल एग्जांपल। अब ये कैसे पता चलेगा इसको कि मार्केट क्रैश हो रही है? यू नो ऑल ऑफ दिस थिंग, प्राइस चेंजेस एवरी सेकेंड। तो इसके लिए वी हैव ऑरिकल्स लाइक लिंक, लाइक पाइथ, के जो कि इन तमाम ब्लॉकचेन्स के अंदर दे प्रोवाइड एन API लेयर कि अगर आवे है, कंपाउंड है, वहाँ पे लेंडिंग बोरोइंग हो रही है, सिंथेटिक्स हमारे पास हैं, डेरिवेटिव्स हैं, बाकी एसेट्स हैं हमारे पास, तो ये तमाम जो उसकी वो है ना, इसमें कम्युनिकेशन लेयर जो है वो ऑरिकल्स प्रोवाइड करते हैं। ऑरिकल भी एक सेक्टर है। अब क्रॉस इंटरऑपरेबिलिटी में हमारे पास ब्रिजेस आ जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक बिटकॉइन उधार लेना है ऑन अ प्लेटफॉर्म बिल्ट ऑन इथीरियम, और मेरे पास मेरे पास अगर USDTs हैं और मैंने बिटकॉइन उधार लेना है, तो बिटकॉइन इथीरियम के ऊपर आएगा कैसे, ठीक है। बिटकॉइन कहाँ से कैसे जाएगा, वो तो आपस में बात ही नहीं कर सकते। वो तो 10 मिनट बाद आंख खोलता है, ये तो 1 मिनट बाद आंख खोलता है, ठीक है। और इसमें बाकी भी सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। तो उसमें फिर रैप्ड एसेट्स आ गए। लाइक लोगों ने इथीरियम के ऊपर टोकन्स बनाए, दोज टोकन आर अ रिसीट ऑफ बिटकॉइन, एवरी टोकन रिप्रेजेंट्स 1 बिटकॉइन, ठीक है। तो उसमें फिर उन्होंने ब्रिजेस बना लिए कि यू डिपॉजिट 1 टोकन, हम आपको 1 बिटकॉइन देंगे, आप 1 बिटकॉइन हमें दो तो हम आपको इथीरियम वाला टोकन देंगे। तो ये रैप्ड एसेट्स आ गए कि इथीरियम के ऊपर भी बिटकॉइन बना हुआ है इथीरियम के ऊपर, लेकिन वो असल बिटकॉइन नहीं है, लेकिन एक रसीद है बिटकॉइन की। तो काइंड ऑफ लाइक दिस, इस तरह के सोल्यूशंस हैं ताकि ये चेन्स जो हैं ये आपस में बात कर सकें। इसमें फिर और भी बड़ी चीज़ें, इसमें हमारे पास AI है। AI का सेक्टर अभी रिसेंटली इतना मैच्योर नहीं है जितना ट्रेडिशनल फाइनेंस में। पास NVIDIA है, बाकी सारी चीज़ें हैं। क्रिप्टो के अंदर एक वेव आई थी कि जिस प्रोजेक्ट के नाम में AI होता था तो अगला कहता था ये NVIDIA की तरह डायरेक्ट इसका हॉकी स्टिक ग्रोथ होगी और ये जो है ना हमें 100x देगा, वो 100x नीचे चला जाता था बेसिकली। तो उसमें लोगों ने ना इसको बड़ा एक्सप्लॉइट किया इस AI के नैरेटिव को, क्योंकि आपको पता होगा गालिबन आप स्टॉक मार्केट से ही, तो AI का नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग था कुछ महीना पहले NVIDIA और हाँ, तो AI जो है ना हर कंपनी के साथ AI सोल्यूशंस लिंक हैं, तो AI इज़ गुड। तो AI में हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर प्रीटी गुड। इसके बाद हमारे पास RWAs हैं, रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं कि रियल स्टेट को आपने टोकनाइज करना है ऑन द ब्लॉकचेन। अगर आपने सिक्योरिटीज़ को टोकनाइज करना है, अगर आपने स्टॉक्स को टोकनाइज करना है, अब आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है, अच्छा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ देते हैं, ठीक है, वो मिसाल देते हुए भी अजीब लगता है थोड़ा सा, हम US के स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं कि US का अब ब्लैक रॉक जो है वो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज को ला रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर। दे आर चूजिंग इथीरियम बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी, ठीक है। बाकी प्लेटफॉर्म्स भी हैं लेकिन इथीरियम की एक हिस्ट्री है भाई। बिटकॉइन की तो हिस्ट्री बहुत, लाइक अगर आप बिटकॉइन को करें ना तो किसी ने ज़िंदगी में इसको हैक नहीं किया। कितनी लाइक बिटकॉइन इज़ एन ओपन प्लेटफॉर्म, एनीबडी कैन डू इट। अगर हैक कर भी लो तो पकड़े भी नहीं जाओगे क्योंकि पीछे कोई है ही नहीं, कोई ओनर ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई माई का लाल बिटकॉइन को हैक नहीं कर सका। वॉलेट्स हैक हुए हैं जहाँ पे बिटकॉइन पड़े हुए थे। बिटकॉइन इटसेल्फ एज अ सिस्टम इज़ अनब्रेकेबल। इसी तरह इथीरियम भी है, ठीक है। तो ब्लैक रॉक ने इथीरियम को चूज़ किया बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी। तो वो क्या करेंगे, US के जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो ट्रेजरी बिल्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, उसको टोकनाइज करें, इथीरियम के ऊपर ला रहे हैं। अब आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान में बैठा हुआ एक आम बंदा, ठीक है, अगर उसके पास 10 USDT हैं, वो एप्लीकेशन खोलता है और वो हैमस्टर कॉइन या डॉज कॉइन बाई कर सकता है।
8 साल बाद 10 साल बाद वही बंदा एप्लीकेशन खोलेगा और वो टेस्ला का स्टॉक भी बाय कर सकेगा। ना पाकिस्तान की हुकूमत कुछ कर सकती है, ना इसराइल कुछ कर सकता है, ना जो है वो चाइना कुछ कर सकता है। वही आम बंदा वो खोलेगा, ही विल बी एबल टू बाय टेस्ला स्टॉक ऑन हिज फोन इन लेस देन अ मिनट। दिस इज़ व्हाट ब्लैक रॉक इज़ ट्राइंग टू डू, कि अगर अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज को इन ट्रिलियन डॉलर कंपनीज जो बनी हुई है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, अगर इनको आप ग्लोबल एक्सपोजर दे दें, आप आज अमेरिका अगर वो यहाँ पे विद टोकनाइज एसेट्स जो हैं, अगर पूरी दुनिया जो है विद इन 2 सेकेंड्स अमेरिका का कोई भी स्टॉक बाय कर सकती है, तो आप मुझे बताएं कंपनीज कहाँ जाएंगी? ये एप्पल तो फिर इसको $100 ट्रिलियन की कंपनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। टेस्ला को $200 ट्रिलियन कंपनी की बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। इंस्पिरेशन कहाँ से आएगी? लोग रील्स देखेंगे, लोग टिकटॉक्स देखेंगे, लोग गाड़ियाँ देखेंगे, लोग इस तरह की चीज़ें कहेंगे, लोग कहेंगे यार बाय कर लेते हैं ना, एप्लीकेशन खोलेंगे 2 सेकंड में बाय कर लेंगे। और PSX में फाइलर नॉन फाइलर का चक्कर चलता रहेगा। 1 बजे उनकी नमाज की ब्रेक होगी, थिंग्स लाइक दैट, इस तरह की लंच ब्रेक होगी, करते करते जो है मतलब यू नो दीज थिंग्स हैपन। तो मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि ब्लैक रॉक ने इसको चूज़ किया ताकि इसके ऊपर जो है ना हम इसको टोकनाइज कर सकें। दैट्स द रीज़न कि उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल बिटकॉइन को चूज़ किया कि वो उसका हम ETF लॉन्च करते हैं। इथीरियम का ETF डायरेक्टली लॉन्च नहीं किया, क्योंकि इथीरियम के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्रस्ट है, ठीक है, इथीरियम फाउंडेशन है। तो इथीरियम फाउंडेशन को SCCP और ये बाकी सारे बुला सकते हैं कि आओ बैठो यार, आपका जो है वो प्लेटफॉर्म बनाया था, आपका ETF लॉन्च हो रहा है, ज़रा सवाल जवाब करते हैं। बिटकॉइन का कौन है, सातोशी किधर है, हमें नहीं पता। ETF लॉन्च करना है बस। किसको बुलाएं पूछने के लिए? वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि यार सातोशी कौन है, क्या, बस ये एसेट है, इसका हमने ETF लॉन्च करना है। ब्लैक रॉक कह रहा है, उन्होंने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो जब वो बिटकॉइन का ETF लॉन्च हुआ ना, सारी रेगुलेशन सीधी हो गई क्रिप्टो के लिए। जब रेगुलेशन सीधी हो गई उसके बाद उन्होंने कहा आओ अब इथीरियम को लॉन्च करते हैं, आओ अब बाकी जगहों का लॉन्च करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पहले ETF लॉन्च हुआ है ना, तो उसके लीगल क्लॉजेस को आप यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई बिटकॉइन को उन्होंने पहले चूज़ किया। इथीरियम का लॉन्च हो गया वैसे? ये सारे लॉन्च हुए हैं। अच्छा, इथीरियम का भी लॉन्च हो गया, इथीरियम का भी लॉन्च हो गया। वो 19B की फाइलिंग हुई थी, उसके बाद S1 फाइलिंग्स और बाकी सारी चीज़ें हुई थी। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली हैपन, ठीक है। तो इसके बाद सोलाना का भी अभी फाइल हुआ है, वो भी ये सारे फाइल हुए हैं बेसिकली। आप इसको कह सकते हैं कि बस यू नो दे आर जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग लॉन्च्ड। तो इस तरह के आहिस्ता आहिस्ता लेयर 1 और ये सारे भी आते रहेंगे, ETF वगैरह इनके लॉन्च होंगे। तो ये मैंने आपको बिटकॉइन, इथीरियम, लेयर 1, लेयर 2, क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी, ऑरिकल्स, RWAs, रियल वर्ल्ड एसेट्स, मैंने आपको ब्लैक रॉक की मिसाल दी। इसके बाद हमारे पास AI का सेक्टर है, फिर एक मीम कॉइन्स का सेक्टर है जिस पर हम एक अलग सेगमेंट भी कर सकते हैं। मीम कॉइन को थोड़ा सा मैं इसलिए कहूँगा कि आज अब जिस तरह हम पहले भी बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि काफ़ी दफ़ा आपकी कम्युनिटी है जिसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कॉइन की स्ट्रेंथ बढ़ती है। देयर माइट नॉट बी एनीथिंग, जिस तरह भी हम बात कर रहे थे, कोई यूज़ केस हो, कुछ हो, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ बेसिकली मीम कॉइन या उसके पीछे कि कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है और कम्युनिटी क्या वैल्यू देगी उस कॉइन के ऊपर? क्यों एक कॉइन ऊपर जाता है? जस्ट फॉर द सेक कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी। बेसिकली द थिंग इज़ के कम्युनिटी बहुत अंडर वैल्यूड है, ठीक है। जिस तरह मैं आपको मिसाल दूँ कि देयर आर ऑलवेज यू नो सम आइडियाज़ दैट आर वेरी पावरफुल, ठीक है। उन आइडियाज़ के ऊपर फिर बाकायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती हैं, लोग मरने को तैयार होते हैं, लाइक वाई, ठीक है। अगर मैं एक बंदे को देखूं जो अपनी जान हथेली पे रख के किसी प्रोटेस्ट में गया हुआ है, मैं उससे पूछूं तुम क्यों आए हो, तुम क्यों अपनी जान गंवाने को तैयार हो? इट्स जस्ट एन आइडिया, ठीक है, जो कि एक बंदे ने दिया था। उसके लिए अब ये बंदा सीना चीर के खड़ा हुआ है कि आओ मारो मुझे। आइडिया इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है। लोग इसके लिए कट मरने को तैयार होते हैं, तो पैसा भी लगा लेते हैं, ठीक है, आइडियाज़ के ऊपर। अब इसमें बाज़ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं ना जो कि बिल्ड होती हैं एंड देन दे ग्रो टू बिकम वेरी पावरफुल। जिस तरह फॉर एग्जांपल वॉल स्ट्रीट बेट्स का आपने सुना होगा, जो गेम स्टॉक का हमारे पास स्टॉक था, वो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। हेज फंड्स एक बंदे के पीछे हेज फंड लिक्विडेट हो गए थे, बाकी फंड्स लिक्विडेट हो गए थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें लूज़ हुए थे। इंस्टीट्यूशंस ने इसके अगेंस्ट बेट की थी, लेकिन कम्युनिटी जीत गई थी, ठीक है, कम्युनिटी जीत गई थी। कम्युनिटी बनाना, उसको ग्रो करना एंड देन उसको कॉन्फिडेंस देना, ये जो है ना बेसिकली दिस इज़ अ स्किल, ठीक है। अगर एक बंदा है, लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन कंफर्टेबली इन्वेस्ट इन डॉज कॉइन, ऑल्दो देयर इज़ नथिंग बिहाइंड डॉज कॉइन, बट आई नो कि इट्स एन आइडिया एंड इट्स अ कम्युनिटी, ठीक है। इसी तरह हज़ारों कॉइन्स निकलते हैं, हज़ारों कम्युनिटीज़ होती हैं, लेकिन उसमें 2-3 जो हैं वो बहुत पावरफुल बन जाती हैं,
ठीक है। जिस तरह अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, देयर कैन बी 10, 20, 30, लेकिन इसमें एक दो जो हैं वो हुकूमत में आती हैं, दे बिकम वेरी पावरफुल, ठीक है। इसी तरह कम्युनिटीज़ भी हमारे पास, जिसमें डॉज था, जिसमें हमारे पास शिप था। अब ये जब पावरफुल होते हैं ना, जब ये ऊपर आते हैं, जिस तरह मैंने आपको गेम स्टॉप की मिसाल दी, कितने लोग हैं जिनको इस कंपनी के बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा और उसने कहा कि यार स्टॉक तो इसका ऊपर जा रहा है, उन्होंने अपना पैसा लगाया होगा, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट्री भी आई हुई है इसके ऊपर, वो अगर लोग चाहें तो देख सकते हैं। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कम्युनिटी। तो जब इसकी प्राइस बढ़ती है ना, व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल बाय एट, यू नो, जब एक चीज़ है उसकी, इसमें सप्लाई डिमांड फिर काम नहीं करती। अब शिप की सप्लाई अनलिमिटेड है, ठीक है, सप्लाई डिमांड इसमें काम नहीं करती। देयर आर सर्टन नंबर ऑफ कॉइन्स अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ, एंड अगर बायर्स उसमें ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं, तो प्राइस ऊपर जाएगी। एंड इफ़ देयर आर लॉट ऑफ स्टूपिड बायर्स, तो प्राइस बहुत ऊपर जाएगी, ठीक है। आपका कोई टेक्निकल एनालिसिस, कोई चीज़ उसके ऊपर काम नहीं करेगी। देयर कैन बी ए मीम कॉइन जो 100% ऊपर जाएगा इस दिन में। अब कुछ लोग कहेंगे ये असेंडिंग चैनल था, कुछ लोग कहेंगे यार यहाँ पे सपोर्ट थी। यार ठीक है भाई, मेरे सपोर्ट थी, 100% ऊपर गया, इसकी कौन सी सपोर्ट, डिमांड कहाँ से आई है कि एक चीज़, ठीक है, 2-3% जाता, लेकिन ये 100% क्यों गया ऊपर। अब द थिंग इज़ कि जब प्राइस ऊपर जाती है, जब इनकी कम्युनिटी ज़्यादा होती है, तो फिर बहुत से इन्फ्लुएंसर्स और बहुत से इस तरह के प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, वो भी इसको फिर यूज़ करते हैं। जिस तरह इलॉन मस्क जो है वो, आप समझें, डॉज कॉइन का बाप बन गया था। बनाया किसी और ने, बिल्ड किसी और ने किया, कम्युनिटी बनाई किसी और ने, बट इलॉन मस्क ओन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉज कॉइन। यहाँ तक कि ट्वीट पे उसकी 25% पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज, स्पेस एक्स में कहता है कि हम डॉज कॉइन को स्पेस में यूज़ करेंगे, टेस्ला का कहता है बिटकॉइन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डॉज कॉइन में आप टेस्ला बाय कर सकते हैं। अब ये पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है यार, मतलब इफ़ यू लुक एट दिस, अब एक बंदा इस लेवल तक जा रहा है कि वो एज अ जोक अपनी वेबसाइट पे कहता है पे विद डॉज कॉइन एंड यू नीड even he changed the icon of Twitter into Dogecoin for a day just to अब यू कैन इमेजिन द पावर ऑफ कम्युनिटी जो इलॉन मस्क ने बिल्ड की और बाकी जो लोग हैं ना, फिर ये सारे फिगर्स आ जाते हैं यहाँ पे। जब ये सारे फिगर्स आते हैं ना, तो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ कॉइन्स होते हैं जिनकी कम्युनिटी एवरग्रीन हो जाती है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल देखें, जो लोग आज आ रहे हैं क्रिप्टो में, उनको तो शायद ये लगता होगा कि 2-3 हमारे पास कॉइन्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास चल रहे हैं, बस ठीक है, दैट्स इट। लेकिन हम हिस्टोरिकली देखें ना, तो इस तरह की बहुत सी कम्युनिटीज़ आई भी और वो डाई भी हो गई, वो ख़त्म भी हो गए। अब उनका इन लोगों को पता नहीं है। डॉज इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट, इसलिए मैंने आपको बताया कि आई एम मोर कंफर्टेबल टू इन्वेस्ट इन डॉज, बिकॉज मुझे पता है कि एवरग्रीन इसकी एक कम्युनिटी है, इसके जो हैं वालिद साहब भी बहुत हैं, ठीक है, और बड़े प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, तो डॉज इज़ गुड, ठीक है। शिप में मे बी नॉट। और बाकी जितनी कम्युनिटीज़ हैं, जिस तरह हैमस्टर है, पूरी दुनिया को लगा दिया कि टैप करो, लोगों ने 5-5 महीने भी बच्चों को टाइम नहीं दिया, खाना नहीं किया, लोग वॉशरूम नहीं गए, ठीक है, लोगों ने टैप करते 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 लोगों ने कहा बस हमारे पास इतने बिलियन कॉइन्स पड़े हुए। अब वो कहते थे यार ये $1 पे भी जाए, आई कैन बाय अ जेट, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम दिल गिव अ रन फॉर देयर मनी, कि हम जेट्स बाय करेंगे, हम ये करेंगे। सबको यही होता है ना कि मेरे पास 10 मिलियन कॉइन्स हैं, ये पाई कॉइन की तरह निकला है, उसी तरह $1 का कॉइन होगा, ये सब कुछ होगा, तो हम जो है इतने अमीर हो जाएंगे। वो हुआ ये कि उनकी सारी एफर्ट का उनको सिला मिला, तो किसी के $2 वर्थ है, किसी के $1 वर्थ है, किसी की $5 वर्थ है, 5-6 महीने मेहनत की, तो वो कम्युनिटी जो है डेड हो गई, ठीक है। देयर इज़ नो फ्यूचर फॉर हैमस्टर कॉइन, नो फ्यूचर फॉर पाई कॉइन। तो कम्युनिटीज़ जो है ना, इसको अंडरस्टैंड करना, इसको ट्रेड करना, इसमें पैसे लगाना, ये सारा कुछ करना ना, ये एक अपना स्किल है जो कुछ लोग कर सकते हैं बेहतर तरीके से। हर बंदा इसमें नहीं कर सकता, हर ट्रेडर मीम कॉइन्स की तरफ नहीं जा सकता। बहुत से ट्रेडर्स को मैंने देखा है, दे किल्ड द मार्केट, हर मूव, हर चीज़, लाइक दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑफ द मार्केट। लेकिन जब वो इस तरफ गए हैं, तो इन द वर्ल्ड ऑफ अनसर्टनिटी, इन द वर्ल्ड ऑफ स्टूपिडिटी, तो वहाँ पे इनको भी स्टूपिड होना पड़ा है। एक ट्रेडर था, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया है, तो उसको कोई दिमागी बीमारी थी, वो मुझे याद नहीं है कि वो कौन सी थी, उसका बड़ा मुश्किल सा नाम था। ही वॉज द बेस्ट मीम कॉइन ट्रेडर, क्योंकि ही वॉज एक्सट्रीमली स्टूपिड। अच्छा, अब हमने अब जिस तरह हज़ारों कॉइन्स हैं, इनफैक्ट लास्ट 1-1.5 साल में ये भी देखा है कि 1-2 कॉइन्स तो बिल्कुल ही लिक्विडेट हो गए हैं। लूना की एक एग्जांपल है, FTX की भी एग्जांपल है, इवन बाइनेंस का CEO को भी अपनी जॉब से रेजिग्नेशन के बाद तो शायद वो जेल भी काट रहा है। अब ये सारी चीज़ें, इज़ दिस पार्ट ऑफ द गेम एज वेल के ऑब्वियसली दे माइट बी सम लूप होल्स, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम, विद ऑल द थिंग्स गोइंग ऑन,
ये इम्प्रूवमेंट ऑफ दी एक क्रिप्टो करेंसी के लिए पॉजिटिव चीज़ ही है। लेकिन ये जिस तरह अब हज़ारों कॉइन्स है, जिस तरह मैंने कहा लूना बिल्कुल लिक्विडेट हो गया, FTX का भी हमने देखा बिल्कुल ही जिन लोगों ने किया। व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ कि हम इस तरह की कॉइन्स को अवॉइड कर दें, यानी कि इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड कि ये फंडामेंटली कुछ नहीं है, बस ऐसी थी और एक हवा चल रही थी। मैंने तो इवन लूना के ऊपर देखा था कि लोगों ने दूसरों के पैसे अपने व्यापी किए थे और देन लोगों ने पकड़ लिया था उनको कि तुम्हारी वजह से हमारा लाखों रुपये का लॉस हो गया। सो देयर आर पीपल हु आर बेसिकली विदाउट अंडरस्टैंडिंग दूसरों का पैसा लेकर उनको एज ए सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं। सो हाउ टू अवॉइड सच सॉर्ट ऑफ कॉइन जिसमें रिस्क है, जिसमें कोई, यानी किस तरह हम देख कैसे सकते हैं कि ये बेहतर कॉइन है या बेहतर चीज़ है और ये बेहतर नहीं है, इसे अवॉइड ही करें रिगार्डलेस कि वो कितना ऊपर या नीचे जा रहा है। अच्छा, इसमें मैं एज एन इंडस्ट्री भी बात करूँगा, फिर हम फंडामेंटली इसके ऊपर बात करेंगे। देखें 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद दुनिया ने बहुत कुछ लर्न किया। इट वाज न्यू फॉर देम, डेरिवेटिव्स की मार्केट, बाकी जितनी भी चीज़ें, उसको लर्न किया, देखा कि यार ये चीज़ें नहीं करनी, ये 10 चीज़ें करनी है, इन 10 चीज़ों का अवॉइड करना है, इसको रेगुलेट करते हैं। क्या उनको पहले पता नहीं था कि इस चीज़ को रेगुलेट करते हैं? एक डिज़ास्टर हो गया तो उसके बाद उनको समझ आई कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड हाउ टू फिक्स दिस। कोविड में फेड ने काफ़ी ब्लंडर्स किए। आपको शायद इस बात का इल्म होगा कि कितने डॉलर्स इन सर्कुलेशन आए जस्ट आफ्टर दिस कोविड। मोर देन आई थिंक इट वाज 40% ऑफ द डॉलर। ये डिसेप्शन अभी जो इतनी इन्फ्लेशन ऊपर गई है, मेजर रीज़न इज आई थिंक इट वाज 40 और 48% ऑफ द इंटायर डॉलर्स इन सर्कुलेशन केम आफ्टर दिस। तो इतने ज़्यादा पैसे उन्होंने एक बड़ी मशहूर स्क्रीनशॉट है कि वो रॉबिनहुड भी काफ़ी मशहूर हो गया था कोविड के अंदर कि यहाँ से $1200 हर एक को दिया और $1200 जंप्ड इन और स्टॉक मार्केट को सारा पंप कर दिया। इवन क्रिप्टो भी सारे पंप हो गए थे इस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें यह है ना कि जो हमारे पास ऐसे बहुत से लाइक कोविड हुआ, कोविड से दुनिया ने मिस्टेक्स की, फेड ने मिस्टेक्स की, सब उसको एडमिट करते हैं। इन्फ्लेशन थ्रू द रूफ, पूरी दुनिया की ऐसी कितनी इकोनॉमीज़ हैं जो बिल्कुल डेड हो गई, ठीक है। बट यू लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स, ठीक है, और ये पहले भी होती रही है हमारे पास। तो क्रिप्टो में भी एज एन इंडस्ट्री इसको मैच्योर होने में देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक लूना का जो हमारे पास कोलैप्स था, अगर कोई बंदा कहता है कि मैं लूना का कोलैप्स मैं प्रिडिक्ट करके बैठा हुआ था, तो ठीक है यार, जो ट्रेडर अक्सर कहते हैं कि इसको शॉर्ट करो, तो आपने अगर कहा था इसको शॉर्ट करो तो ये तो आपके एजम्पशन के मुताबिक 3-4% गिरना था यार, ये 0 पे कैसे चला गया, ठीक है। क्योंकि एट एनी गिवन टाइम देयर कैन बी ओनली टू ट्रेड्स, अ लॉन्ग और अ शॉर्ट, ठीक है। देयर विल बी 50% पीपल जो कहेंगे लॉन्ग करना है, देयर विल बी हाफ ऑफ द ऑडियंस जो कहेगा शॉर्ट करना है। जिसने शॉर्ट किया वो 0 पे गया तो कहेगा सी आई टोल्ड यू कि देयर इज समथिंग कम। डूम्सडे का तो शॉर्ट नहीं था ना, इट वाज अ रेगुलर, देयर इज ऑलवेज एनी विनर, देयर इज ऑलवेज अ विनर। तो उसमें यह था कि एज एन इंडस्ट्री अब क्रिप्टो भी मैच्योर हो रही है। हमारे पास शुरू में बहुत हैक्स होते थे, एक्सचेंजेस पैसे लेके भाग जाते थे। और नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है, ट्रस्ट नो वन। वो जो एक्सचेंज का फाउंडर था राजस्थान इंडिया से, उसका कोई डेथ सर्टिफिकेट आया और उसने कहा बस वो मर गया, बात ख़त्म। क्रिप्टो किधर है उसके पास है। हमारे पास एक क्रिप्टो की टीम थी, वो कहते थे यार फाउंडर मर गया, कीज़ उसके पास थी। अब दुनिया में कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कीज़ ढूंढ के लाएगी? अगर पास हो भी तो कीज़ को कैसे निकालेंगे, ठीक है। हैक्स हो जाते थे हमारे पास। इस तरह का सिस्टमेटिक रिस्क हर एसेट क्लास में मौजूद होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास इट्स अ बिट रिस्कियर। रियल स्टेट भी एक एसेट क्लास है, ठीक है। गोल्ड भी एक एसेट क्लास में आता है, बट यू कैन नॉट कंपेयर रियल स्टेट एंड गोल्ड टू क्रिप्टो। अब हर एसेट क्लास में एक इनहेरेंट रिस्क मौजूद होता है, एक सिस्टमेटिक रिस्क मौजूद होता है, ठीक है। वो रिस्क हमारे पास अगर हम क्रिप्टो की कैटेगरी में देखें तो इट्स ऑन द रिस्कियर साइड ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें और आप उसको कंपेयर करें जैसे मैंने रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया, ठीक है। क्रिप्टो में सिस्टमेटिक रिस्क हमारे पास मौजूद हैं, इसी वजह से मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। अगर ब्लैक रॉक भी आया तो उसने अन्य आवाज़ में पैसे नहीं डाले, तो हमारे पास ये सिस्टमेटिक रिस्क मौजूद होते हैं। अब इसमें बाद ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है। आगे जो है वो आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्रूव करते हैं, अपनी इंडस्ट्री को इम्प्रूव करते हैं। पहले हमारे पास ब्रिजेस बहुत होते थे, तो ब्रिजेस हमारे पास बहुत हैक होते थे, वो ब्रिजेस ख़त्म हो गए। जिस तरह लूना है हमारे पास, FTX है, अब इसने एक्सचेंजेस ने हर एक लोगों को फंड दिया हुआ था। UST कोलैप्स हो गया। ये जो लूना कोलैप्स हुआ था दिस वाज बिकॉज ऑफ द स्टेबल कॉइन UST, ठीक है। UST जो है वो लूना से टाई अप था, UST गिरा, लूना गिरा। जब लूना गिरा तो लोगों ने लेन देन की हुई थी एक दूसरे से, सबसे ज़्यादा लेन देन थी FTX की, नहीं थे पैसे उसके पास।
अब वो बैड लोन थे कि जो भी थे पहले तो चल रहे थे ना, अब नहीं चल रहे तो बात ख़त्म। जब ये चीज़ पब्लिक आ गई तो उसके बाद जी इनका टोकन FET वो भी कोलैप्स करना शुरू हो गया। अब सोलाना के इससे कोई लेना देना नहीं है, सोलाना वैसे ही क्रैश कर गया था क्योंकि लोग समझे कि शायद मतलब देर माइट बी सम पीछे से कोई चीज़ इनका आपस में कनेक्शन होगा कि सोलाना जो है वो, हालांकि सोलाना सर्वाइव किया, उसने काफ़ी ऊपर गया बिकॉज इट हैड नो को रिलेशन विद दी लूना को, टेक्निकली कोई उसमें आपस में रिलेशन नहीं था लाइक UST एंड लूना। इस तरह के सिस्टमेटिक रिस्क हमारे पास क्रिप्टो में मौजूद है, ठीक है। लेकिन इससे इंडस्ट्री मैच्योर होती है, इंडस्ट्री लर्न करती है, रेगुलेशंस इंप्रूव होती हैं। एक्सचेंजेस के बाद जब FTX का हमारे पास कोलैप्स आया तो उसके बाद रेगुलेशंस बहुत इंप्रूव हुई, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि बाइनेंस हो कि जो भी एक्सचेंज हो ना, उनका अपना एक पेज है वेयर दे आर ट्रांसपेरेंट कि उनके पास कितने फंड्स पड़े हुए राइट नाउ, यू कैन ट्रैक दम पब्लिकली, क्योंकि ब्लॉकचेन तो पब्लिक है ना। आप बिटकॉइन का एड्रेस किसी का भी देखें, आप उसे देख लेंगे इसके पास कितने बिटकॉइन है। तो बाइनेंस में ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा है और बाकी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सब उन्होंने एक ट्रांसपेरेंसी, वो प्रूफ ऑफ ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट आ गया कि हर एक्सचेंज पे पैसा डालने से पहले आप ये देख सकते हैं कि आया इस एक्सचेंज के पास लिक्विडिटी मौजूद भी है कि नहीं है। जो कॉइन में ट्रेड कर रहा हूँ, जिसमें मैं पोजीशन ले रहा हूँ, छोटे लोगों को तो $100-200 वालों को तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन एक बंदा कहता है वो $5-6-7 मिलियन इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो इतनी लिक्विडिटी पीछे है कि नहीं है, लाइक ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं, विड्रॉल्स के लिए उनके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, क्योंकि अक्सर विड्रॉल्स में आपने देखा होगा वो फिर पहले लोग उसको ऑनर नहीं करते थे। तो उसके बाद रेगुलेशंस बहुत इंप्रूव हो गई। तो ये सिस्टमेटिक रिस्क, दिस इज़ पार्ट ऑफ इट। क्रिप्टो इज़ अ स्लाइटली रिस्कियर एसेट क्लास, लेकिन जैसे जैसे रेगुलेशंस इंप्रूव होती जा रही हैं, ETF आ गए, स्पेस फॉर्मल हो गई, तो आगे जो है इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कम ही होंगी। अब 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तो इट वाज लाइक रिएक्ट, जब वो हो गया तो उन्होंने कहा यार चलो इसको फिक्स करते हैं। पहले तो किसी को पता नहीं था, सब पैसे बना रहे थे। लूना में कितने लोगों ने पैसे बनाए, बाकी चीज़ों में कितने पैसे बनाए। रियल स्टेट में अगर आप देखें 2008 में तो लीमैन ब्रदर्स और ये जितने भी थे बेच के डेरिवेटिव्स की मार्केट में कहाँ से कहाँ स्पेकुलेशन कर गए थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए थे एक दिन के अंदर, बट दे ऑल कोलैप्स्ड। एक चीज़ जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, एक तो वो तरीका ना कि जहाँ पे क्रिप्टो के अंदर लोगों से पैसे लेकर वो एसेट क्लास ले सकते हैं, एक एयर ड्रॉप्स भी हैं। एयर ड्रॉप्स क्या होते हैं ऐसे? अच्छा, एयर ड्रॉप्स जो है ना, मैं आपको इसको थोड़ा सिंपल करके एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ऑडियंस जो है मोस्टली वो क्रिप्टो की फेमिलियर नहीं है। देखें, जब भी आप कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट शुरू में नई बनती है, ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनती है, ठीक है, जब आप उस पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार आप यहाँ पे साइन अप करें, आप हमें अपनी ईमेल दें और हम आपको एक वाउचर जो है वो सेंड करेंगे, ठीक है, या हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे। तो बंदा जाता है, वेबसाइट खोलता है, अपनी कहता है मैंने ईमेल ही देनी है ना, वो अपना ईमेल देता है, वेबसाइट को ब्राउज़ करता है, उसको कूपन मिल जाता है, वो कुछ ना कुछ बाय कर लेता है वहाँ से, ठीक है। अब शुरू में प्लेटफॉर्म या स्टार्टअप या कंपनी जितनी नई होती है वो उतने इंसेंटिव्स ऑफ़र करते हैं ताकि नए लोग प्लेटफॉर्म पे आएँ और नए लोग इसको ज्वाइन करें, ठीक है, ताकि उनकी ब्रांड रिकग्निशन बढ़े, फुटफॉल बढ़े, ये सारी चीज़ें ये बढ़े। इस कॉन्सेप्ट को क्रिप्टो में कहते हैं एयर ड्रॉप्स, ठीक है। क्रिप्टो में बेसिकली इसमें इशू ये है कि एज एन एसेट क्लास छोटी एसेट क्लास है, तो इसमें इन्वेस्टर भी छोटा है ज़्यादातर, मेजॉरिटी की मैं बात करूँ। स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, क्रिप्टो में छोटे इन्वेस्टर हैं, तादाद ज़्यादा है लेकिन पैसा कम है। तो उसकी वजह से क्रिप्टो में एक बहुत बड़ी क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स है कि जिनके पास पैसे बहुत कम है या है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो क्रिप्टो में आना चाहते हैं। तो क्रिप्टो में फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनना स्टार्ट हुए जो बेसिकली इन लोगों को फार्म करते हैं, ठीक है, और फिर वो अपना कोई काम निकालते हैं, जो भी उनका काम है, डिपेंड्स ऑन देयर बिजनेस मॉडल, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि कोई भी एयर ड्रॉप्स जो पहले कॉन्सेप्ट था वो ज़रा बेहतर था, वो इस तरीके से था कि कोई भी प्लेटफॉर्म है, लेट सपोज आवे है या कंपाउंड, ठीक है, विच इज़ अ लैंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म ऑन इथीरियम। जब वो आया था तो उन्होंने कहा था कि यार इस तरह सीन है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ, आप हमें पैसे लैंड करें, पीयर टू पीयर लैंडिंग है ना, कि आप हमें पैसे दें, हम किसी और को देंगे, उससे हम 3% लेंगे, आपको हम 2.5% देंगे, आपके पैसे का 2.5% आपको मिलता रहेगा। उनकी एक ऑफरिंग थी पीयर टू पीयर लैंडिंग में, या आप आए हमसे बोरो करें, ये करें वो करें। अभी लैंडिंग और बोरोइंग को बेसिकली उसको स्टार्ट करने के लिए, किक स्टार्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि यार इस तरह सीन है कि आप आएँ हमारे प्लेटफॉर्म पे, लैंड और बोरो करें, सब कुछ तो होगा वो तो अपनी जगह, लेकिन हम आपको आवे टोकन भी देंगे, जो हमारे प्लेटफॉर्म का टोकन है वो भी हम आपको मिलेगा।
हमारे 100 मिलियन टोकन्स हैं, लेट्स से 100 मिलियन में से 20 मिलियन हमने इस चीज़ के लिए मुख्तस किए हैं कि जो हमारे प्लेटफॉर्म का अर्ली अडॉप्टर होगा, अर्ली यूज़र होगा, उसको हम एज अ रिवॉर्ड बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ देयर एक्टिविटी हम उनको उतने टोकन्स देंगे, क्योंकि क्रिप्टो में यू कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी ना। एक बंदा है वो $10 डाल रहा है, 10 निकाल रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटी, दैट्स वन थिंग। एक बंदा है उसने $1 बिलियन डाला है पीयर टू पीयर लैंडिंग में, अब उसकी एक्टिविटी ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा टोकन्स मिलेंगे, बेस्ड ऑन एक्टिविटी हम आपको टोकन्स देंगे, ठीक है। अब हुआ ये कि लोगों ने कहा यार मेरे पैसे इस प्लेटफॉर्म में पड़े हुए हैं, ऑलरेडी लैंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म है, मैं अपने पैसे आवे में डाल लेता हूँ, कम से कम इसके साथ साथ मुझे टोकन्स तो मिल जाएंगे ना, ठीक है। और वो फ्री के टोकन्स हैं, तो उसका अगर आप वो APR निकालें ना कि यार अगर आवे की प्राइस यहाँ से यहाँ जाएगी और इसका अगर मैंने पैसे लैंड किए हैं, मुझे इतने % मिल रहा है, अगर मैं टोकन की प्राइस भी इसमें ऐड कर लूँ तो मैं तो अच्छा खासा APR कमा रहा हूँ। अब वो अलग बात है कि टोकन की प्राइस हर कोई कहता है कि ये $100 हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। उसमें जो है ना देयर इज़ ऑलवेज सम कैच। ये तो खैर लेजिट प्लेटफॉर्म है जिनकी मैं बात करूँ। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ एयर ड्रॉप है कि जो टोकन है ना किसी भी प्लेटफॉर्म का, वो आपके वॉलेट में अपीयर हो जाता है, आपको वो सेंड कर दिया जाता है एज अ रिवॉर्ड फॉर यू बीइंग एन अर्ली अडॉप्टर ऑफ द प्लेटफॉर्म। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर ड्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्रिप्टो में जब भी कोई नया प्लेटफॉर्म आता था ना, तो वो अगर किसी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं कि हम इससे ज़्यादा सिक्योर हैं, हम इससे ज़्यादा तेज़ हैं, हम इससे ज़्यादा रोबस्ट हैं, लेकिन यार लोगों ने वहाँ पे पैसा डाला हुआ, इट्स वर्किंग फॉर देम। इफ़ इट्स वर्किंग फॉर देम तो तुम्हारे पास क्यों आएंगे? जस्ट बिकॉज यूर 2 times फास्टर, या जस्ट बिकॉज यू नो you're doing this thing much better, या जस्ट बिकॉज यू went to a conference। तो फिर वो कहते थे हम एयर ड्रॉप्स भी देंगे साथ। देखो वो प्लेटफॉर्म है, उसका टोकन है $1 का था, आज $20 का है, हम आपको वो टोकन फ्री में देंगे। अगला कहता है यार बेट तो ले लेते हैं ना, यहाँ पे पैसे उठा के इसमें डाल लेते हैं, काम तो वही कर रहे हैं, तो यहाँ से उनको एयर ड्रॉप्स मिलते। ये कॉन्सेप्ट था एयर ड्रॉप्स का। इट वॉज बेसिकली फ्री मनी, बट यू हैव टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू गेट दिस फ्री मनी, एंड वो वॉल्यूमेट्रिक बेस्ड एनालिसिस थे उसके, कि ऐसा नहीं है कि हर किसी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, डिफरेंट होती थी। उसके बाद ये चीज़ चली गई इंगेजमेंट फार्मिंग के ऊपर। लोगों ने एड्स के सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया कि यार आप हमारी ऐप खोलो, आप इसमें 5000 ऐड देखो डेली, हम आपको टोकन देंगे और हम आपको 1 मिलियन टोकन देंगे डेली का। टोकन की प्राइस क्या है? 0.00000001। तो ठीक है यार, वो इट्स फ्री मनी, वो आप किसी को 10 बिलियन भी दे दो तो वो उसका कोई फ़ायदा तो होने नहीं लगा, ठीक है। टोकन तो उन्होंने खुद बनाया, सप्लाई भी बहुत ज़्यादा रखी है। तो एंगेजमेंट फार्मिंग शुरू हो गई कि आप ऐड देखो तो ये हो जाएगा, आप फ़लाना काम करो तो ये हो जाएगा। फिर इसमें उन्होंने वो कर दिया कि हैमस्टर कॉइन की ऐप आ गई कि आप मिसाल के तौर पर आप उसमें टैप करो, सारा दिन उसको टैप करते रहो। वो इट वाज अ ग्रेट केस स्टडी कि आप फ़ोन को भी एक्टिव रख रहे हो, आप टैप भी कर रहे हो, आप फिजिकल अपना वो भी दे रहे हो, साथ एड्स भी आ रहे हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग, दे आर अर्निंग मिलियंस। और फिर ऊपर कॉइन्स भी उनको मिलियंस में मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब वो थोड़े कॉइन्स नहीं है, ठीक ठाक उनको पैसा मिल रहा है। और वो उन्होंने इतना बड़ा करके UX भी उनका ऐसा था कि बंदा कहता था मैं जॉब मॉब सब कुछ छोड़ता हूँ अपनी, मैं तो दिन रात टैप ही करता रहूँगा। लोगों ने टूल्स बनाए कि जो ऑटोमेटिकली मोबाइल पे टैप करते थे, और लोगों ने पूरे दीवारों पे मोबाइल लगा के इसके फार्म्स बनाए थे बाकायदा, जस्ट टू मिंट दीज हैमस्टर कॉइन्स। तो उसके बाद ये एयर ड्रॉप्स का कॉन्सेप्ट चला गया इंगेजमेंट फार्मिंग के ऊपर। इसको लोगों ने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, एड्स के प्लेटफॉर्म, बाकी चीज़ें, हैमस्टर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, आहिस्ता आहिस्ता करके। अब ये चीज़ जो है ना, देयर इज़ एन एंटायर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर जो हंट कर रहे होते हैं एयर ड्रॉप्स को। हम भी एयर ड्रॉप्स को हंट करते थे, क्योंकि अगर कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है ना, उसका टोकन तो मार्केट में है ही नहीं। टोकन लेने के 2 तरीके हैं, या तो उस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करो, उनसे बात करो, टीम से बात करो, उसको कहो कि यार ये पकड़ो 3 मिलियन USDT, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मेरा शेयर लिखो, वेस्टिंग बता दो कि मुझे इतने इतने शेयर जो हैं, इतने इतने टोकन्स जो हैं वो मेरे वॉलेट में आते रहेंगे, ये मेरे पैसे हैं। दैट वाज रिस्की, ठीक है। क्रिप्टो के जो फाउंडर्स हैं वो भी एनोनिमस होते हैं, यू नेवर नो वो कहाँ बैठे हुए हैं, इट्स जस्ट अ गिटहब प्रोफाइल। और पीछे जाओ तो टेलीग्राम की लिंक होती है, डिस्कॉर्ड का ग्रुप आगे पीछे, ये सारी चीज़ें होती हैं उनकी, ठीक है। पर्सनली मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट भी किया विद मैनी डिफरेंट पीपल। 2 तरीके थे, या तो आप इन्वेस्ट करो, या तो आप उस प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी इंगेजमेंट करो ताकि आपको एयर ड्रॉप मिले। तो टोकन्स तो अब हमें चाहिए होते थे, तो हम क्या करते थे कि अब इस तरीके का, फॉर एग्जांपल अगर एक प्लेटफॉर्म है वो लैंडिंग एंड बोरोइंग का है, वो कहते हैं यार आप इतने पैसे डालो, इतने, तो हम पैसे डालते भी थे, खुद लेते भी थे, फिर डालते भी थे, फिर खुद लेते भी थे, ताकि हमारे वॉलेट्स में पैसे हैं। 2 वॉलेट होते थे, तो हमें इसके फ्री टोकन्स मिलते थे। अब ये सारी एक्टिविटी हम करते थे ना, वो बाद में टोकन्स आते थे, उसको हम होल्ड करते थे। होल्ड करते करते मतलब देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स जिसके अर्ली टोकन्स मुझे मिले थे
विद नो कॉस्ट, जस्ट अ बिट ऑफ टाइम कि आपने इस प्लेटफॉर्म के साथ इंगेज करना है, एंड दे बिकेम अ वेरी हेफ्टी अमाउंट एट द एंड, क्योंकि फंडामेंटल्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग. आई डिडंट डू एनीथिंग. मैंने तो या तो अगर प्लेटफॉर्म था वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज था, वो कहता था बाय सेल करो, मैंने खुद बाय भी किया, खुद सेल भी किया, ठीक है, 2-3 डिफरेंट वॉलेट से किया, दैट्स इट, ठीक है. तो इस तरीके से जो एयर ड्रॉप हंटिंग है ना, ये इस तरीके से होती थी कि आप नए प्रोजेक्ट्स ढूंढते थे, आप कहते थे टोकन कैसे बाय कर सकता हूँ. इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, एयर ड्रॉप दे रहा है, प्लेटफॉर्म क्या करता है, ये करता है. अगर मैं इसमें यही एक्टिविटीज़ करता हूँ, हाउ मच इट विल कॉस्ट मी. अगर एक प्लेटफॉर्म है वो कहता है कि यार हम आप पे हर दफ़ा हर ट्रांजेक्शन पे हम आपसे 2% काटेंगे, तो फिर वो तो ठीक नहीं. मैं उसमें 10 ट्रांजेक्शन्स करूँ तो हम डन, ठीक है. जो इस पर एक्टिविटी है उसकी नोयत क्या है, उसमें मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, मेरी कितनी कॉस्ट आएगी और मुझे कितने टोकन्स मिलेंगे, ठीक है. इफ़ एवरीथिंग इज़ अलाइन तो यू इंटरेक्ट विद द प्लेटफॉर्म, यू डू दिस थिंग्स ताकि आपको फ्री के टोकन्स मिले. अभी जो है जस्ट ओपनिंग एन ऐप, टैप 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 करो तो आपको एयर ड्रॉप मिल रहा है. और जब करोड़ों लोग ये काम कर रहे हैं, बाकायदा मैंने वीडियोस देखी हैं, तुर्की में, सऊदी अरब में लोग कर रहे हैं, सारे बैठे हुए हैं, लाइक हर तरह की नेशनलिटी, इसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है. पैसा जो है ना वो इट्स एक ग्लोबल नेशनलिटी है पैसे की, तो हर बंदा कर रहा है. तुर्की में लोग दुकानदार बैठे हैं, वो भी कर रहे थे अपना ना टैप टैप कर रहे थे. तो करते करते अभी ये इसकी शक्ल इख्तियार कर गया. आगे अब पता नहीं है क्या होगा, बट इवेंचुअली इट विल बिकम अ वेरी गुड थिंग फॉर कंटेंट क्रिएटर्स एंड फॉर प्लेटफॉर्म्स एज वेल. लाइक फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब आता है, यूट्यूब कहता है मैं एयर ड्रॉप दूंगा, तो आपको पता है ये स्कैम तो नहीं है. अगर हुआ तो ये तो लॉ सूट से ही कंपनी मर जाएगी. यूट्यूब अगर आगे कहता है कि यार हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप आओगे एंड इफ़ यू क्रिएट 100 वीडियोज़ इन लेट्स से 10 days वी विल रिवॉर्ड यू दिस, दैट्स रियल. वीडियोज़ बनाने में टाइम लगेगा, वो AI जनरेटेड वीडियोज़ हों, बट वीडियोज़ तो होंगी ना, ठीक है. अब इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स आएंगे ना, दे विल इनकरेज पीपल टू डू समथिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड वी विल गिव यू सम टोकन्स. अब यूट्यूब के लिए क्या है, वो तो डॉलर अमाउंट पहले वैसे भी दे रहे हैं लोगों को, चेक्स तो वो लोगों को वैसे भी भेज रहा है, पैसे तो वो लोगों को वैसे भी दे रहा है. अगर वो अपना टोकन लॉन्च करता है और वो कहता है कि आप आके ये काम करो, यू विल डू दिस, तो सडनली देयर विल बी कैटेगरीज ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स. वो एक अपनी एक दुनिया बन जाएगी. अगर एप्पल आके कोई चीज़ इस तरह करता है, बाकी लोग आके, अगर एप्पल कहता है फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक जिस तरह वो मैं वीडियो देख रहा था कि वो होंडा एकॉर्ड थी एक, जिसकी 1 मिलियन माइल्स हो गए थे, समथिंग लाइक दिस, कि कोई एक्टिविटी हो जिसके रिवॉर्ड में आपको टोकन्स मिले एंड द कंपनी इज़ रिप्यूटेड. तो ये इस तरीके से जो है ना, इट विल बी नॉट फ्री मनी बट यू हैव टू डू समथिंग फॉर इट. हमने रिसेंटली देखा फेड ने भी रेट्स कट किए, तो मैक्रोज किस तरह अप्लाई होते हैं आपके क्रिप्टो के ऊपर. सो दे इट्स ऑल्सो ए रिस्क ऑन एसेट. सो बेसिकली जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा होगा तो क्रिप्टो विल गो अप. सो इज देयर एनी अदर मैक्रो एज वेल विच यू कीप इन चेक? इसकी जो है ना, बेसिकली आई मेड अ वेरी डिटेल वीडियो यूट्यूब के ऊपर. मैंने एक वीडियो बनाई थी. अपने चैनल का नाम भी बता दें. वो मेरे चैनल का नाम है बेसिकली हे हारून है, HEYHAROON. या आप हारून बेग सर्च करें तो वो उस पर आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा कि डेली आके वो यूट्यूब इज़ नॉट माई करियर ऑब्वियसली, बट उस पर यह है कि बाज़ औक़ात ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना जो स्टोरीज़ में या स्टेटस अपडेट्स में या बाकी जगहों पे वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते लोगों को. तो उसके लिए यू नीड अ लॉन्ग वीडियो, लाइक 10-12 मिनट्स की वीडियो होती है. तो वो वीडियो अगर मैं फेसबुक पे डालूँ तो उस पर मैं खाने की तस्वीरें भी डाल रहा हूँ, बाकी चीज़ें भी डाल रहा हूँ. तो यूट्यूब को मैंने कहा कि चलो एक स्ट्रक्चर्ड प्लेस है, बाज़ औक़ात हफ्ते में 1-2 दफ़ा इस तरह अपडेट देनी हो या महीने में 2-3 अपडेट्स देनी हो तो उसकी बंदा वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दे. तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है. हिस्टोरिकली हर रेट कट के बाद एक रिसेशन आता है, हिस्टोरिकली स्पीकिंग, ठीक है. अच्छा, अब व्हाट डज़ इट मीन फॉर क्रिप्टो एंड व्हाट डज़ इट, ठीक है. वो अभी मैं फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं बड़े, वो एसेट्स को छोड़ के एसेट्स की वॉलेटिलिटी पे बेट कर रहे हैं. वॉलेटिलिटी इंडेक्सेस पे बेट हो रही है, सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ पे जा रहा है, बिकॉज सबको पता है वॉलेटिलिटी विल बी वेरी हाई, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इन विच डायरेक्शन, ठीक है. ये सारा सीन है. तो फाइनेंशियल टाइम्स ने इस पर पूरा एक रिपोर्ट दी थी कि इन्वेस्टर्स आर बेटिंग ग्लोबली ऑन वॉलेटिलिटी, क्योंकि 2 ऐसे इवेंट्स हैं, एनीथिंग कैन हैपन. तो हिस्टोरिकली फेड के रेट कट के बाद हमारे पास एक रिसेशन आता है, ठीक है. 1980s से पहले जो है हमारे पास रिसेशन की तादाद ज़्यादा थी. 80s के बाद जो है वो रिसेशन की तादाद हमारे पास कम हो गई है आफ्टर द रेट कट्स. एंड इफ़ वी लुक एट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 3 months के टाइम फ्रेम पे देखें और 5 years और 1 year से ऊपर के टाइम फ्रेम पे देखें, तो ऑन एवरेज आफ्टर द रेट कट्स रिसेशन पहले जो 6 months होते हैं उसमें रिटर्न्स आर नेगेटिव ऑन एवरेज और बहुत शार्प हमारे पास डिक्लाइंस आते हैं. लेकिन उसके बाद आफ्टर 1 year
रिटर्न्स आर वेरी पॉजिटिव एंड आफ्टर 3 years रिटर्न्स आर एस्ट्रोनॉमिकल। ये रेट कट्स के बाद की बात है, चाहे 2008 का भी इसमें डाला हुआ है पूरा। मैंने 1929 से एनालिसिस किया था, फिर 71 से किया था, फिर 80s के बाद से किया था, तो उसमें पूरे चार्ट्स और ग्राफ्स मौजूद हैं। तो उसमें यह है कि फिर इसमें एक एनालिसिस ऐसा भी था कि यार बाज़ औक़ात फेड ने रेट कट किया और रिसेशन नहीं आया, और बाज़ औक़ात फेड ने रेट कट किया और रिसेशन आया है। तो इन दोनों केसेस में रिटर्न्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उन दोनों को जो है वो आपस में कंपेयर किया था कि इस साल फेड ने रेट कट किया था, रिसेशन आया था, इस साल किया था रेट कट तो रिसेशन नहीं आया। तो ऑन एवरेज रिटर्न्स जो थे उसमें इतना डिफरेंस था भी नहीं। वैसे अगर 11% था तो उसका 14% था, दैट्स इट, कोई इतना बड़ा इसमें डिफरेंस नहीं था। तो क्रिप्टो और स्टॉक्स जो है ना, बोथ ऑफ देम आर वेरी को रिलेटेड टू ईच अदर। क्रिप्टो जो है इट्स जस्ट स्टॉक्स बट ऑन अ हायर बीटा, ठीक है, हायर बीटा पे क्रिप्टो जो है वो ऑपरेट करता है। तो उसमें यह है कि फ़र्स्ट 3 months आई डू एक्सपेक्ट कि थोड़ी सी अगर सेफ लैंडिंग हमारे पास होती है तो दैट्स फाइन, लेकिन इफ़ यू लुक एट अ लॉन्गर टाइम फ्रेम इन्वेस्टर्स के लिए आफ्टर 6 months आई थिंक रिटर्न्स विल बी वेरी पॉजिटिव। और जितने भी अभी हमें डीप पुल बैक्स देखने को मिलते हैं फॉर इन्वेस्टर्स, आई थिंक दे आर फॉर बाइंग राइट नाउ, क्योंकि अभी जो है पैसा मार्केट में आना स्टार्ट होगा। जब पैसा मार्केट में आना स्टार्ट होगा, लिक्विडिटी मार्केट में वापस आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, चाहे सही है कि गलत है, जो भी है पैसा स्टॉक्स में आएगा। स्टॉक्स में पैसा आएगा तो इसका मतलब है क्रिप्टो में पैसा आएगा। स्टॉक में अगर 2 रुपये है मूवमेंट 1% होती है, क्रिप्टो में 2 रुपये है मूवमेंट 10% होती है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। गुड है। अब मैं आखिर में ना आपसे आपकी अपनी फेवरेट्स जो आपको लगता है प्रोजेक्ट्स दोज होते हैं जिस पे आपको लगता है यार ये फंडामेंटली भी बेहतर हैं, वैल्यू वाइज भी अभी बेहतरीन जगह पे हैं एंड पीपल कैन इन्वेस्ट। मैं इन्वेस्ट कहूँगा, ट्रेड नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर लोग उसकी 5-6% ऊपर नीचे पे करते हैं। सो व्हाट विल बी दोज टॉप पिक्स फ्रॉम योर एंड जिसको आपको लगता है कि बेहतरीन कॉइन्स हैं? सही देखें, आई ऑलवेज लव बिटकॉइन एंड इथेरियम, ठीक है। सो बीइंग लार्ज इन्वेस्टर, बिटकॉइन इथेरियम जो है यू ऑलवेज पुट योर मनी इन दीज बास्केट्स। तो अगर आपके पास पैसा है, अल्लाह ने आपको दिया है और पैसा थोड़ा सा ज़्यादा है, तो रिस्कियर, लाइक क्रिप्टो इन इटसेल्फ इज़ अ रिस्कियर एसेट क्लास है, इसमें फ़र्दर रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा बंदा बिटकॉइन और इथेरियम ले ले और उसको रख ले। अगर हम वैल्यू बेस्ड उसकी बात करें तो इथेरियम इज़ एट अ मच बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन राइट नाउ, उसकी प्राइस जो है वो काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो देयर आर फ्यू नैरेटिव्स इन क्रिप्टो। ETF का नैरेटिव जो है बिटकॉइन, इथेरियम, उसके बाद जो है लेयर 1 का नैरेटिव आएगा, जिसमें हमारे पास ETFs लॉन्च होंगे प्रॉपर, जिसमें हमारे पास ऑरिकल्स भी हैं। ऑरिकल्स में हमारे पास लिंक आ जाता है फॉर एग्जांपल, और बाकी जो है अगर हम ETFs की बात करें, सोलाना उसमें आ जाता है, हमारे पास एडा आ जाता है, हमारे पास काफ़ी इस तरह के लेयर 1 प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। सो द की टू इन्वेस्टिंग इज़ ना कि इफ़ देयर आर 10 लेयर 1 प्लेटफॉर्म्स ना, बाय ऑल ऑफ देम। अब लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि हारून भाई हम लेयर 1 में कौन से उसमें पैसे डालें, तो मैं कहता हूँ यार 10 ही तो प्लेटफॉर्म है, 1000 होते तो मैं तुम लोगों को बताता कि इस 10 में डालो या 15 में डालो। प्लेटफॉर्म्स ही 10 है तो 10 के 10 में डाल दो, दैट्स इट। 10% ईच, 10% ईच, दैट्स, कोई ना कोई तो क्लिक करेगा, कोई ना कोई तो उसमें क्लिक करता है। दूसरी बात है कि बाज़ के फंडामेंटल काफ़ी बेहतर होते हैं, बाज़ के फंडामेंटल्स इतने बेहतर नहीं होते, बट हु केयर्स if there are 10 platforms, तो better be diversified than putting all your eggs in one basket। तो इसमें क्रिप्टो में हमारे पास कैटेगरीज़ में प्रोजेक्ट्स ही इतने कम होते हैं जो बड़ी कैटेगरीज़ मैंने आपको बताई। अगर हम AI की बात करें ना, तो AI के अंदर हमारे पास बहुत भी कर ले तो जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो 3 होंगे। DeFi के अंदर हमारे पास 4 प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है, तो चारों में पैसे डाल दो। मैं तो सबको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता हूँ, जो भी मेरे पास आता है मैं उसको कहता हूँ यार देखो ये कैटेगरीज़ हैं, इसमें ये मार्केट लीडर्स हैं, सब में पैसा डालो। और इनके केस में जैसा मार्केट कैप कहते हैं तो इनके भी मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कैप पे आप देख सकते हैं। हाँ, कॉइन मार्केट कैप पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल। बाकी फंडामेंटली स्पीकिंग अगर आपने देखना है ना कि कोई प्रोजेक्ट कितना अच्छा है, कोई प्रोजेक्ट कितना अच्छा नहीं है, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो देखो सबसे पहले तो ट्रेडिशनली भी इट्स जस्ट लाइक स्टार्टअप इन्वेस्टिंग। एक वेंचर कैपिटल जो है, वेंचर कैपिटल फंड जो है, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है, वो एक स्टार्टअप को किस तरीके से देख के उसमें एंजल इन्वेस्टिंग करता है। तो इसमें क्रिप्टो में बात मशहूर है कि यू हैव टू बिकम योर ओन VC फंड। सारी ड्यू डिलिजेंस आपने करनी पड़ती है, पैसे लेके भाग गया कुछ नहीं कर सकता कोई, ठीक है। सारे जो है बल्कि होती है एनोनिमस, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें थोड़ी सी इंडस्ट्री की फेमिलियरिटी होना लाजमी है कि आपको पता हो कि यार वेदर इस चीज़ की डिमांड मौजूद है भी कि नहीं है। बाज़ VCs हैं वो सिर्फ हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं, बाज़ VCs होते हैं वो सिर्फ E-कॉमर्स में इन्वेस्ट करते हैं, बाज़ VCs होते हैं वो AI में इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी बड़े VCs हैं, वो फिर दूसरी जगहों पे नहीं जाते क्योंकि उनको पता है कि यार हेल्थ केयर में व्हाट्स द नेक्स्ट बिग थिंग।
दे अंडरस्टैंड दिस। अब जो AI वाला इन्वेस्टर है उसको हेल्थ केयर का नहीं पता, वो हेल्थ केयर वाला कोई भी आएगा कहेगा यार ये फलानी चीज़ है, मैंने वॉच बनाई है, लगाओगे ब्लड प्रेशर से लेकर सब कुछ आपको दिखाता है, तो वो कहेगा यार तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। वो हेल्थ केयर वाला इन्वेस्टर है वो कहेगा मैं नहीं करता, क्योंकि 10 साल बाद चाइना में ये डिवाइस बच्चों के पास भी होगी, तो मैं तुम्हें क्यों इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। मतलब थिंग्स लाइक दिस, यू हैव टू बिकम योर ओन VC फंड इन ऑर्डर टू सी ऑल ऑफ दिस थिंग। अब VC फंड से मेरी मुराद इस तरह है कि यार आपको एक तो क्रिप्टो की फेमिलियरिटी होना लाजमी है कि आपको पता हो कि इस चीज़ की डिमांड है भी कि नहीं। अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस अगर कोई आके कहता है कि मैं लॉन्च कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि उस चीज़ की डिमांड नहीं है। यू कैन नॉट कम्पीट विद सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। इफ़ यू मेक अ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इट बेटर बी अ मच बेटर वन। उसकी फिर फंड्स कहाँ जाएंगे, सब कुछ होगा, लाइक इट्स अ होल डिफरेंट गेम। टेम्प्रेरी तो स्पेकुलेशन होती है, लेकिन आपको पता चलता है कि इस चीज़ की डिमांड मौजूद है कि नहीं, देन यू टॉक टू द पीपल एज वेल। दूसरी बात ये क्रिप्टो फेमिलियरिटी, दूसरी बात ये कि आपने टीम देखनी होती है। अच्छा, चूंकि क्रिप्टो में टीम होती है एनोनिमस, तो आपको फिर इसके इन्वेस्टर्स देखने पड़ते हैं कि कौन है। अगर एक बंदे ने सॉफ्ट बैंक को कन्विंस किया कि उसमें इन्वेस्ट करो, तो सॉफ्ट बैंक ने कुछ देख के इन्वेस्ट किया। वो सॉफ्ट बैंक को पता है कि ये बंदा रोमानिया में बैठा। ये कोई वेबसाइट वगैरह है जहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन? ये बेसिकली हमारे पास आर्कम इंटेलिजेंस है, उसकी वेबसाइट है। हमारे पास फिर इस तरह के काफ़ी टूल्स हैं जहाँ से आप इसको देख सकते हो, जहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हो। एक प्लेटफॉर्म नहीं जिस पे सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाए? उस तरह का एक प्लेटफॉर्म नहीं, उस तरह का एक प्लेटफॉर्म अगर होता तो बहुत अच्छा होता। उस तरह के प्लेटफॉर्म बने भी थे, आइडिया अच्छा है वैसे। एक हाँ नैनसन था एक, वो हमारे पास काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म था, लेकिन आजकल नैनसन पे कुछ भी नहीं है। नैनसन की अल्फ़ा कम्युनिटी के लिए मैं तकरीबन कोई साल का गालिबन 20-22 हज़ार डॉलर में उसका पे करता था। अच्छा, साल का खाली। उसमें फिर NFTs और बाकी सारी चीज़ें भी थी। इट्स जस्ट अ कम्युनिटी, लेकिन उसके बाद इट्स ऑलमोस्ट डेड। तो लाइक देयर इज़ नो ब्लूमबर्ग टर्मिनल या इस तरह की कोई चीज़ है नहीं। तो सेंट्रलाइज इस तरह का सीन नहीं है। मतलब यू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर सर्कल, ट्विटर और बाकी जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वो जिस चीज़ को कवर करती हैं बस वो लोगों को पता चल जाता है। लेकिन न्यूज़ पे ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ आ जाती है इट्स नॉट फॉर अर्ली अडॉप्टर्स। ये आपको चीज़ें खुद ही हंट करनी पड़ती हैं, खुद ही देखनी पड़ती हैं। तो उसके बाद आपने टीम को देखना है कि टीम कौन सी है, टीम का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, टीम ने पहले कितने प्रोटोकॉल्स लॉन्च किए हैं, उस प्रोटोकॉल में से कोई फाउंडर की लेके तो नहीं मर गया था, उन प्रोटोकॉल में से जो है वो ब्रिज का कोई हैक तो नहीं होगा था कि एनोनिमस। वो मशहूर है कि नॉर्थ कोरियन हैकर्स आए थे, दे टुक अवे 100 मिलियन, इस तरह का कोई सीन तो नहीं था। अभी वो प्रोटोकॉल कैसे परफॉर्म कर रहा है। फिर तीसरी चीज़ आपने देखना होता है कि इसमें इन्वेस्टर्स कौन है, सॉफ्ट बैंक है, बाकी जितने भी हैं। अच्छा, जो जितना बड़ा इन्वेस्टर होता है ना, जब वो इन्वेस्ट करता है तो उसके बाद वो एक रिपोर्ट भी निकालता है, ठीक है। तो वो रिपोर्ट भी आपने पढ़नी है ताकि आपको पता चले कि यार ये चीज़ कैसी है। बाकी क्रिप्टो की फेमिलियरिटी डज़ 50% ऑफ द जॉब फॉर यू। क्या ये चीज़ काम की है भी कि नहीं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लेटफॉर्म था हमारे पास इम्यूटेबल एक्स के नाम से। अब मैं चूँकि NFTs में था, NFTs ख़रीदी भी थी, काफ़ी कुछ उसमें हमने किया था। अब NFTs वर टेकिंग अ डाइव में थी सारा। हमें समझ आ गई थी कि NFTs जो है ना इट्स डेड। अब एक नया प्लेटफॉर्म है इम्यूटेबल एक्स, उसने कहा यार हम NFT का लेयर 2 बना रहे हैं और NFT ये करना आसान हो जाएगा, वो करना आसान हो गया। यार भाई मेरे पीछे इंडस्ट्री मार रही है, तो तुम इसका लेयर 2 बना के करोगे क्या। उसने NFT के क्रेज़ को थोड़ा सा उठाया, ना इट्स डेड। NFT is dead now in terms of NFT is like kind of like dead। अगर ये दोबारा रिवाइव भी होगी तो इन कंजंक्शन विद अदर थिंग्स, ठीक है। तो उसमें इसके लिए पूरा, क्योंकि पीछे इकोसिस्टम ही नहीं है। अगर NFT की जो सबसे बड़ी हमारे पास यूटिलिटी है दैट इज़ गेमिंग। गेमिंग में लेटेंसी इतनी मैटर करती है और बाकी चीज़ें इतनी मैटर करती हैं कि बाज़ औक़ात आपको पता है कि लोग वायरलेस हेडफोन भी नहीं लगाते, लोग वायर्ड हेडफोन लगाते हैं, तो ताकि उसको वो क्लिक की आवाज़ जो है वो 10 मिलीसेकंड्स पहले मिलती है। तो उसमें इस जैसी चीज़ में अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म को लाएंगे जिसमें ट्रांजैक्शन 10 मिनट बाद होती है, तो जाहिर सी बात है द इंडस्ट्री इज़ नॉट रेडी फॉर इट। तो उसके लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। लेकिन जस्ट टेलिंग यू कि ये जो डिमांड है ना चीज़ों की, ये आपको बाद में समझ आती है जब आपको क्रिप्टो फेमिलियरिटी हो। तो ये सारी चीज़ें देन अगेन टॉकिंग टू पीपल इन योर सर्कल। क्रिप्टो में कुछ लोग हैं, उनसे आप बात कर सकते हो। अगर मुझे मैसेज करना है, मुझे मैसेज कर सकते हो, वक्त हुआ तो मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वैसे तो 100 से ज़्यादा मैसेज पड़े हैं कि भाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट एक्स, तो मेरा डिफ़ॉल्ट आंसर होता है आई डोंट नो। तो ये सीन है। नहीं, और मेरे ख्याल में जो लोग अपने इतना कीमती पैसा हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च अगर वो कर लें, और इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग इन एंड इवन इफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ गोइंग डाउन, तो एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड कि यार ये वैल्यू में मिल रहा है, यू डोंट नीड टू पैनिक। प्रॉब्लम ये है कि कॉइन्स आर लाइक ABC और XYZ और DEF। अगर ऊपर जा रही है तो बहुत अच्छी लगती है, नीचे जा रही है तो हारून भाई ने गलत कह दिया था। तो ये बड़ा मसला है, और ये स्टॉक मार्केट में भी नॉर्मल है। जब चीज़ ऊपर जा रही होती है तब
लोगों को कहते लगता है जी ये बेहतरीन काम किया था, बहुत अच्छा बता रहे थे, जो ही थोड़ा सा करेक्शन आ जाए, कुछ आ जाए, तो उसी वक्त आप कहते यार आपने क्यों मुझे यहाँ फंसा दिया था। ऐसे ही है। मैं तो लोगों को यही कहता हूँ कि यार आपको, जिस तरह वॉरेन बफेट कहता है कि अगर आप कोई चीज़ बेचते हो ना, तो एज एन इन्वेस्टर तो देखो पीछे फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं कि नहीं। अगर फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं तो बेच दो, अगर वो चेंज नहीं हुए, इफ़ यू नो दैट कन्विक्शन इज स्टिल देयर, तो व्हाट्स द प्राइस टेलिंग यू, क्या प्राइस में क्या इतनी अहमियत है। इस अमेज़ॉन का स्टॉक देखो, मुझे अच्छी तरह याद है बिटकॉइन जब 6,000 से आया था तकरीबन 3,500 तक इन वन सिंगल डे, दिस वाज अ वेरी बिग ड्रॉप। लोगों ने कहा था बस ये 0 पे जाएगा, आज वो 60 से भी ऊपर है। लाइक मतलब जस्ट सेइंग कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर फंडामेंटल्स चेंज हो गए हैं फिर बेचो, फंडामेंटल्स आर द सेम तो फिर बेचने की क्या ज़रूरत है, पैनिक होने की क्या ज़रूरत है। और प्राइस इज़ जस्ट टू टेल यू कि ये वैल्यू टर्म में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इफ़ इट्स ओवर प्राइस तो ना लें आप, अगर वो वाकई प्राइस से नीचे मिल रहा है तो बाय कर लें। और क्रिप्टो में ये कि जितने अर्ली प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, अगर आप उनको आइडेंटिफाई भी कर लेते हो, अगर आप उनको इन्वेस्ट भी कर लेते हो, तो उनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वॉलेटिलिटी बहुत वजूहात से होती है। एक तो ये होता है कि जाहिर सी बात है वो प्रोजेक्ट्स इतने लिक्विड नहीं होते, क्योंकि जिन लोगों के पास टोकन्स एलोकेटेड हैं वो वेस्टेड है, ठीक है। नए टोकन्स मार्केट में कम है, लेकिन उसके हिसाब से जो उसकी डिमांड है वो भी कम है। अच्छा, फिर जब इसमें वेस्टिंग हमारे पास खुलती है शुरू की, तो उसमें जो स्टूपिड लोग होते हैं वो तो बेचना शुरू कर देते हैं। तो अचानक से जब एकदम 10% ऑफ द सप्लाई आई और 8% मार्केट में गिर गई, तो जाहिर सी बात है वो टोकन तो 40% तो गिरेगा ही गिरेगा। 10% सप्लाई इन अ सिंगल डे, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। स्टॉक मार्केट टर्म में भी काफ़ी बड़ी बात है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, जो अर्ली प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनको होल्ड करना, इट्स लाइक मतलब वो कोयला अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। देयर विल बी अ मिलियन रीजन्स कि आप इन चीज़ों को सेल करोगे। लाइक आई हैड अ मिलियन रीजन्स टू सेल माई बिटकॉइन। अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि यार हारून भाई आपने बिटकॉइन क्यों नहीं बेचे, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार मैं पाकिस्तान में था, मुझसे कोई लेता ही नहीं था, और जब बात मुझे समझ आई तो अब मैं नहीं बेचता। अच्छा, और वैसे मैं पूछूं अगर व्हाट इज़ द लार्जेस्ट होल्डिंग इन नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू टर्म्स, लेकिन कितना अरसे से आपने फॉर एग्जांपल बिटकॉइन होल्ड किया हुआ है, अगर वैसे मैं पूछूं? यार काफ़ी अरसे से किया हुआ है। वो बड़ी बात है वैसे। हाँ, उसमें ये देखें शुरू में जो है ना, वो चूँकि टेकीज थे, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था बेचने का। ये तो USDT अभी आया और इथेरियम अभी आया और ये डीलिंग्स अभी हो रही हैं, बाइनेंस P2P अभी आया, पहले ये चीज़ें नहीं थी। तो उस वक्त इट वाज लाइक फोर्स्ड होल्डिंग। वो मैं एक न्यूज़ पढ़ा था कि एक बंदा था, तो वो पता नहीं उसके कुछ बिटकॉइन सीज किए थे, तो वो जेल में था। अब वो निकला तो ही इज़ अ मल्टी मिलियनियर। तो लोग कहते हैं अगर ये जेल से बाहर होता तो ये लाजमी सेल करता, लेकिन ये जेल में था तो ही डिडंट हैव एक्सेस टू हिज फंड्स, सो गवर्नमेंट ने इसको अमीर बनाया। गवर्नमेंट ने क्या, तुम जेल में रहो, 6 साल बाद यू विल बी मिलियनियर। तो अभी एक रिपोर्ट आई ना कि US में ना उन्होंने एनालिसिस किया कि पिछले 20 साल में वो कौन लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया स्टॉक मार्केट में। तो जब एनालिसिस से रिपोर्ट आई ना, पता चला जो सारे मिलियनियर थे ना वो सारे डेड हो चुके हैं जिन्होंने पैसे बनाए हैं। जो एक्टिव थे और जो ट्रेड करते रहे उनके पैसे उतने नहीं। तो एक एसेट आपके पास है, आप उसको कहीं पे बेच नहीं सकते, उसकी लिक्विडिटी नहीं है, उसकी कोई मतलब लोग उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करते, तो जाहिर सी बात है वो फोर्स होल्डिंग है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जब आप किसी चीज़ में 1 रुपया डालते हैं और वो 100 बन जाते हैं, और फिर लोग कहते हैं कि अब हम ख़रीदते हैं, फिर आप कहोगे मैं नहीं बेचता, ठीक है। तो ये फोर्स होल्डिंग जो है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बाद में खैर काफ़ी ऐसा नहीं है कि सारे पैसे निकाले भी, सब कुछ किया, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल दिन में एक टाइम खाना खाता हूँ और मैं कहता हूँ मैंने एक पैसा भी नहीं निकालना, ऐसा भी नहीं है। आई डू टेक प्रॉफिट्स, आई ट्रेड एज वेल। एंड अभी फिर मैंने फाइनली जितने भी बोरिंग वेंचर्स थे इसको छोड़ के आई स्टार्टेड आई स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ कोचिंग, काइंड ऑफ लाइक कोचिंग भी इन अ सेंस कि यार उसमें मैं जो क्रिप्टो की बेहतर नॉलेज है वो मैं लोगों को दे सकूं। तो उसकी वजह से मैं इस पॉडकास्ट में आपने इनवाइट किया, बाकी जगहों पे भी कुछ मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, कुछ चैनल वगैरह लॉन्च कर लिया। बस उस पे जो है मैं फ़ोकस करूँ एजुकेशन पे, ताकि इसको लोग स्कैम या पॉन्जी स्कीम ना समझें कि यार ये जो चीज़ है ये बिल्कुल इसमें पैसे डालोगे तो ये चली जाएगी। ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। लाइक अगर मैं आपको बात करूँ, पीपल इन द वैली मेक मनी, ठीक है। उनका खाली माइंड सेट डिफरेंट है। वो एसेट क्लास तो आपको भी अवेलेबल है इन पाकिस्तान, ठीक है। अब वो सिर्फ माइंड सेट का डिफरेंस है। अगर वो $1000 डाल रहा है तो इधर जो सेठ है वो $1000 नहीं डालेगा। इसमें मिसाल दे रहा हूँ ऐसे ही। तो वो अगर $1000 डाल के वो उसको हर महीने DCA करेगा, डॉलर कॉस्ट एवरेज करेगा, अगर वो 5 साल का अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएगा, इधर आप लोगों को समझा के थक जाएँ। लोग कहेंगे म्यूचुअल फंड, उसको वो हराम कहते हैं। दे थिंक ऑफ इट एज लाइक सेविंग्स अकाउंट। आई हैड अ वेरी हार्ड टाइम एक्सप्लेनिंग पीपल कि दिस इज़ नॉट अ सेविंग्स अकाउंट।
बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। जहाँ परसेंट आ जाए वो कहते हैं सूद है। नहीं, मैंने पता है ऐसे लोग भी देखे हैं जो इवन आप इस्लामिक म्यूचुअल फंड सब कुछ समझा दो, फिर भी वो कहते हैं नहीं ये तो उसी तरह काम करते हैं जिस तरह ये काम करते हैं, तो ये भी वही है तो जिस तरह ये है। और ऑन टॉप ऑफ इट मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि कोई बंदा आएगा उनके पास, वो कहेगा यार तुम मुझे 10,000 रुपया दे दो, मैं तुम्हें ना हर महीने 2,000 रुपया दूंगा। अच्छा, उसको दे देंगे, उसको ये नहीं पूछेंगे तुम क्या करते हो ना, किस तरह बनाओगे, ठीक है, वो जिस तरह पोंजी स्कीम एक बन जाती है। तो लोगों को इधर से पूरे फतवे जारी किए हुए हैं, पूरे मुफ्ती तकी उस्मानी ने साइन किया हुआ है, कोई किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर किया होगा ना कि ये चीज़ हलाल है, ये चीज़ नहीं है, कन्वेंशनल है, चलो इस्लामिक है। इस्लामिक के ऊपर भी सारे लोग खुद अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, दे डोंट किसी को रुजू नहीं करना कि जो इसमें वाकई रखता हो, और हर एक के ऊपर अपनी वो करनी है। अच्छा, आखिरी चीज़ एक मैं करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये सॉर्ट ऑफ ग्रे एरिया ही है, क्रिप्टो अभी वो नहीं है, बट वी हैव सीन इंडिया में उन्होंने लीगलाइज़ किया है, एंड देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ बेसिकली लीगलाइजिंग इट। होपफुली अगर कोई बंदा जो कि पाकिस्तानी डिसीजन मेकिंग में बैठा देख भी रहा है, तो हाउ कैन वी लीगलाइज एक तो प्रॉब्लम ये है कि जिससे आप रोको ना सारे उसी की तरफ जाते हैं कि शायद उसमें कुछ है, ठीक है। आई थिंक द बेस्ट वे ऑफ इतने ज़्यादा लोग, जब हमें पता है कि करोड़ से ऊपर इन्वेस्ट हो गए, बेशक छोटा है जो भी है, तो रेगुलराइज करके बेनिफिट क्या हो सकता है एज ए कंट्री, और एज ए पाकिस्तान इसको रेगुलराइज करके कैसे कर सकते हैं? बहुत बेनिफिट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा बेनिफिट जो कि हर इंडस्ट्री में लोगों को कहते हैं कि पैसा पाकिस्तान में ही रहेगा, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। ये छोटे छोटे इन्वेस्टर भी ना, जब आप इनका सारा पोर्टफोलियो मिलाए ना, तो चेन एनालिसिस ने तो $12 बिलियन की बात की पर डे, 12 टोटल जितने इन्वेस्टेड है पाकिस्तान से। हाँ, $12 बिलियन थे। लेकिन खैर वो बाज़ औक़ात कहते हैं कि यार फिगर जो है इट वाज अ बोगस, काफ़ी तरह की चीज़ें। लेकिन द थिंग इज़ कि यार स्टिल यू नो इट्स समथिंग, क्योंकि क्रिप्टो में ऐसा है ना कि आप ये नहीं देख सकते कि फ़लाना कंट्री कितना इन्वेस्टेड है, ठीक है, क्योंकि दीज आर जस्ट एड्रेसेस। एक्सचेंजेस के ऊपर जा सकते हो, उनको कह सकते हो कि KYC जितनी भी हुई है पाकिस्तानियों की, उन्होंने कितना पैसा डाला हुआ है, उनसे आप पूछ सकते हो, और वो भी ये डेटा देंगे नहीं, टू बी ऑनेस्ट। जिस दिन बाइनेंस ने डेटा दिया उस दिन बाइनेंस ख़त्म, ठीक है, उसके ऊपर डेटा इधर देगा, लॉ सूट वहाँ से होंगे। द थिंग इज़ कि काफ़ी लोग इन्वेस्टेड हैं पाकिस्तान से। अगर ये चीज़ रेगुलेट होती है तो पैसा आपका पाकिस्तान में रहेगा, पैसा आपका बाहर नहीं जाएगा। ये हुंडी हवाले से अभी पाकिस्तान में USDT लेना, क्रिप्टो लेना जो है, इसके कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा कि आप उन लोगों से इंटरेक्ट करो जो कि इलीगल काम करते हैं, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जो कि हवाला हुंडी करते हैं, जिनके हर तरीके से शेडी बिजनेसेस हैं। क्यों? क्योंकि यही लोग हैं जो दुबई में, अमेरिका में बेसिकली पैसे डाल के रखवा के USDT लेते हैं और पाकिस्तान में यहाँ पे लोगों को सेल करते हैं। एक आम बंदा तो नहीं कर सकता ना। एक आम बंदा कहता है मेरे पास डेबिट कार्ड है, मैंने USDT बाय करना है, ठीक है, तो पाकिस्तानी बैंक जो है वो क्रिप्टो की, अगर उसकी ट्रांजैक्शन का रेफरेंस गालिबन होता है, उसमें क्रिप्टो का वर्ड भी कहीं पे लिखा हुआ है, तो आपका कार्ड भी ब्लॉक, अकाउंट भी ब्लॉक। स्टेट बैंक वाले कहते हैं कि यार हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, विच मीन्स कि यू आर गुड फॉर नथिंग, अकाउंट आपका बंद है। इस तरह की सारी चीज़ें, डरते हैं काफ़ी ज़्यादा। एक बंदा है जो क्लीन तरीके से बाइनेंस से USDT लेना चाह रहा है, उसमें जब आप उसको बंद कर लोगे तो वो लाजमी बात से वो P2P पे जाएगा। P2P पे कौन बैठे हुए हैं? सारे हवाला हुंडी, ये मनी एक्सचेंजर बैठे हुए हैं। ये आए दिन FIA वाले इस पे छापा मारते हैं, उनका अपना डिपार्टमेंट है, मनी लॉन्ड्रिंग वाले, हवाला हुंडी वाले, कोई इस तरह कर रहा है, कोई इस तरह फ्रॉड कर रहा है। ये तो जाहिर सी बात है, सारा इनका फ्रॉड का बिज़नेस होता है। जब इनका फ्रॉड का बिज़नेस होता है, अभी इन्होंने बहुत से लोगों को क्रिप्टो भी बेचे होते हैं। जब क्रिप्टो लोगों ने लिए होते हैं, उनके बैंक में ट्रांजैक्शन आई होती है, सो दे बिकम इन ट्रबल। ये जितने भी लोग हैं जो बेसिकली USDT के केसेस में पकड़े जाते हैं, वो उन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं जिनका काम ही मनी एक्सचेंज के बिज़नेस का है। मोस्ट ऑफ देम आर हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग, सब उल्टे पुल्टे काम लोग कर रहे होते हैं। दूसरा, ये पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैं एक दफ़ा गया था, वहाँ पे मैंने उनसे बात की थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि पता नहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है वो एक बिल को ड्राफ्ट किया हुआ है, लेकिन चूँकि पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं थी तो उसकी वजह से ये बिल जो है हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाए, वो टेबल पे ही है। लेकिन इसको लीगलाइज करना है और इंशाल्लाह ये होगा भी। इट जस्ट नीड्स, क्योंकि अभी हमारे पास रेफरेंसेस भी हैं, पहले हमारे पास रेफरेंसेस नहीं थे। अभी आप अमेरिका को देख सकते हो, आप बाकी कंट्रीज़ को देख सकते हो जिन्होंने लीगलाइज़ किया इसको एज एन एसेट क्लास, ठीक है। तो इस पे जाहिर सी बात है काम होगा। एक्सचेंजेस भी कनेक्टेड हैं पाकिस्तान में, जो बाइनेंस है वो सिंध में रजिस्टर्ड है आपका, ठीक है। बाकी सारे काम जो है वो हो रहे हैं, बस ये है कि इसको स्ट्रीमलाइन करने में ना थोड़ा सा वक्त लगेगा। और जब आप एक चीज़ की वेव बना लेते हो ना कि यार ये चीज़ जो है ये गलत है, तो वो डिपार्टमेंट्स और सारे लोग उस चीज़ के पीछे
पड़ जाते हैं कि यार हमने इस चीज़ को पकड़ना है या ये चीज़ गलत है। यार एक बंदा जो है वो साफ़ सुथरा काम कर रहा है। बिटकॉइन इन इटसेल्फ क्या चीज़ है कि आप उसको इलीगल कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि पाकिस्तान में आपने 5 ऐसे बंदे पकड़े थे जो बिटकॉइन पे फ्रॉड कर रहे थे। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एनोनिमस करेंसी है वो कैश है, वो बिटकॉइन नहीं है। बिटकॉइन इज सूडोनोमस। बिटकॉइन के ज़रिए कितने रैकेट्स इंटरनेशनली पकड़े गए थे बिकॉज इट कैन बी ट्रैक्ड, इट ट्रांसपेरेंट भी है वैसे ना। हाँ, आप देख भी सकते हो, आपको एक्सचेंजेस जितने भी हैं वो आपसे कोऑपरेट भी करेंगे, आपसे डेटा भी शेयर करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसी चीज़ है जिस तरह वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट था, कोरिया का गैंग था उन्होंने, क्योंकि जब आपके पास क्रिप्टो आते हैं ना आपने उसको विड्रॉ तो करना है ना। अब आपके पास अगर इतने बड़े पैसे पड़े हैं तो उसको आप विड्रॉ पाइल्स ऑफ कैश में तो करोगे नहीं, जाहिर सी बात है। आप उसको एक्सचेंज में भेजोगे, एक्सचेंज होगा दुबई का, दुबई से आप विड्रॉ करोगे। जब आपको पता चल जाएगा दुबई से ये एड्रेस जो है इसने दुबई के इस एक्सचेंज से इंटरेक्शन किया तो उनको नोटिस भेजो कि यार ये सीन है इंटरपोल के थ्रू, जो भी हमें इसका डेटा चाहिए। वो आपको कहेंगे ये बंदा है, बंदे को पकड़ लो, बात ख़त्म। कैश में कैसे पकड़ोगे? कैश में तो आप उसको ट्रैक भी नहीं कर सकते। इधर एक बंदा बैग ऑफ कैश लाता है और किसी को 3 करोड़ रुपए देता है, उसका क्या प्रूफ है? लेकिन मैं किसी को 3 करोड़ रुपए बिटकॉइन में भेजूँ, उसका प्रूफ पूरी उम्र मौजूद रहेगा ब्लॉकचेन पे। लेकिन कैश आप किसी को दो, कैश का तो कोई प्रूफ नहीं है। तो जस्ट बिकॉज के कैश को इस्तेमाल करके भी लोग इतना ज़्यादा स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर कैश पे करप्शन होती है तो कैश बंद। ठीक है, अगर किसी चीज़ पे करप्शन होती है, रियल स्टेट में अगर 3 डेवलपर्स हैं उन्होंने करप्शन की है, फाइल्स ली हैं, बाद में डिलीवर नहीं किया, रियल स्टेट बंद। तो इसी तरह क्रिप्टो भी यार ठीक है, 3-4 केसेस हुए क्रिप्टो बंद, फलाना केस हुआ ये बंद, वो बंद, ये बंद, वो बंद। डिपार्टमेंट्स को बिजी रखा हुआ है आपस में, ऑल्दो नोबडी इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। वो क्रिप्टो जो है इन इटसेल्फ इट्स काइंड ऑफ लाइक अ ग्रे एरिया इन पाकिस्तान, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर भी क्रिप्टो में ही है। तो इसकी कोई वजह है कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर क्रिप्टो में है। स्टॉक्स में हर चीज़ लीगल है, बैंक अकाउंट खुलता है, PSX में अकाउंट खुलता है, हर चीज़ स्टॉक्स में, मतलब आपका पैसा क्लीन होता है, स्टॉक लेना आसान, बेचना आसान। स्टॉक में कितने बंदे हैं? 3 लाख। आप किसी भी इधर इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल सेट लें, 1000 स्टूडेंट्स लें और उसमें देखें क्रिप्टो में कितने और स्टॉक्स में कितने। हाँ, वो एडॉप्टेबिलिटी भी ज़्यादा ना उस पर। मैं कहता हूँ अगर आपको 10 बंदे भी मिल गए ना जिसने कहा कि मैंने PSX में अकाउंट खोला तो मैं मान जाऊँगा। इधर तो बड़े नहीं कर रहे बच्चे के, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सारे क्रिप्टो में होंगे, क्रिप्टो इन वन और अदर वे सारे क्रिप्टो में होंगे। स्टॉक्स में 3। अब यही बंदे बड़े होंगे, शादियाँ करेंगे, बच्चे होंगे, अगली अगर आप नस्ल को देखें तो सारी क्रिप्टो की नस्ल है। लोग यहाँ तक कहेंगे कि यार अगर HBL का स्टॉक है तो वो बाइनेंस पे नहीं मिल रहा है यार, बाइनेंस पे किधर HBL का स्टॉक? लोग इस तरह के सवाल पूछेंगे। टोकनाइज सिक्योरिटी होगा, लोग कहेंगे मैं एप्पल बाय कर सकता हूँ, टेस्ला बाय कर सकता हूँ, मैं वीज़ा मास्टर कार्ड बाय कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ में बाय कर सकता हूँ, मैं दुबई के स्टॉक बाय कर सकता हूँ पाकिस्तान में बैठ के, मैं HBL क्यों नहीं बाय कर सकता? क्योंकि यार वो क्रिप्टो जो है स्कैम है असल में, उसको जो है PSX वाले नहीं मानते, FIA वाले सारे पीछे पड़े होते हैं। तो हम अपनी कंट्री को खुद ही जो है पीछे, इंडिया भी इन सब चीज़ों को टोकनाइज कर रहा है। इंडिया ने आई थिंक 30% तो कैपिटल गेन टैक्स लगाया हुआ है क्रिप्टो के ऊपर। क्या इफ़ यू गेन देन यू नीड टू पे 30%। इतना तो पाकिस्तान में टैक्स नहीं है जितना क्रिप्टो के ऊपर उन्होंने किया है। एंड दिस इज़ ये हम सैलरी क्लास वाले बेचारों को तो रगड़ दिए है इन्होंने FBR वालों ने, बट दिस इज़ अनदर रेवेन्यू एज वेल कि आपका पता नहीं कितने $बिलियन का एक किस्म की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। एंड इफ़ यू जस्ट सी कि कितना रेवेन्यू आप ले सकते हो कि जो अडॉप्टेबिलिटी है, एंड ऑटोमेटिकली व्हेन जो चीज़ें रेगुलराइज होंगी तो ऑटोमेटिकली आप पीछे भी देख सकते हो ना कितने पैसे आपके पास आए, कहाँ से, आपने करना कैसे। क्लीन करना, वाइट करना, उसमें अगर आप 50% टैक्स भी देते हो ना तो अगला बंदा ठीक है 1 अरब नहीं लाएगा, 10 करोड़ तो ले आएगा ना। कोई तो मनी ट्रेल शो करेगा ना किसी चीज़ की, कुछ तो पैसा आएगा ना यहाँ पे। अब ठीक है, क्रेजी ना बनो, 80% ना करो, 30%, 35% इज़ फाइन, लाइक देयर आर वेज अराउंड दिस। लेकिन इसमें यह है कि एटलीस्ट लाइक लीगलाइज इट, ताकि लोग जो हैं वो पैसा अपना बाहर से यहाँ पे ला सकें। जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं क्रिप्टो के फ्रॉम पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज़, उनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। दुबई ने एक बहुत बड़ा चेस मूव किया था। दुबई ने देखा कि, और ये मैं बिल्कुल सही लेजिट विद सोर्सेज बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इट्स आउट ऑफ माई हेड। दुबई ने देखा यार अमेरिका में अंदर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, US की जो वेल्स हैं जब भी वो पैसा विड्रॉ करती हैं, देखो आप मतलब अचानक से ही नहीं कह सकते कि यार आपकी कोई हिस्ट्री नहीं थी ना, सडनली यू आर बाइंग $40 मिलियन विला अनलेस यू हैव वन द लॉटरी। वो हर बंदा पूछेगा पैसा कहाँ से आया,
ठीक है, 1 मिलियन को जस्टिफाई कर लो, ज़मीन से मिले थे, 40 मिलियन को कहाँ जस्टिफाई करोगे? ठीक है, देयर मस्ट बी समथिंग, बट देयर विल बी मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, देयर विल बी अदर चार्जेस, उस केस में फंस जाओगे। तो ये बहुत मसला था पूरी दुनिया में। इसको फिर कंट्रीज़ ने बैंक करना शुरू किया। पोर्तुगल ने कहा था हमारा 0% टैक्स है क्रिप्टो पे। लोगों ने पोर्तुगल में कंपनीज रजिस्टर की, पोर्तुगल में विड्रॉल्स किए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के विड्रॉल्स है पोर्तुगल में। ये सारा पैसा पोर्तुगल के बैंकिंग सिस्टम में आया। वो अलग बात है, बाद में उन्होंने 23% कर लिया था क्योंकि उनकी पार्लियामेंट है क्या, उन्होंने कहा दिस इज़ क्रेजी। तो उधर भी यही हालात हैं जो पाकिस्तान में है ना, कि बस एक चीज़ सही जा रही है तो उसको कहते हैं नहीं यार इसको ज़रा दूसरे पास से हम लेके चले जाते हैं। तो पोर्तुगल में बहुत ज़्यादा विड्रॉल्स हुए। थाईलैंड ने कहा 0% टैक्स है, लेकिन अब पोर्तुगल हो गया, उन्होंने मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ बन गए थे कि पहले सिफर था, अब जो पैसा पड़ा हुआ है तुम कहते हो 23% है, लाइक व्हाट इज़ दिस। अब एक बड़ा इन्वेस्टर तो मतलब ही हैज़ द फ्रीडम टू मूव हिमसेल्फ एंड द मनी, ठीक है, वो तो वैसा नहीं है कि वो किसी कंट्री से उसका दिल्ली लगा हुआ है कि वो वहाँ पे रहेगा। थाईलैंड पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है, वो कहेगा ठीक है यार हम थाईलैंड जाते हैं फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न, हम पैसा थाईलैंड नहीं लेके जाते कि तुम कहो कि थाईलैंड में कंपनियाँ खोलो और मिलियंस ऑफ डॉलर विड्रॉ करो। बाहर निकले होंगे, पीछे 10 गैंग आएंगे बाइक पे, हमें पहला होगा, ठीक है। थाईलैंड पे लोग ट्रस्ट नहीं करते इन टर्म्स ऑफ मनी। तो बाकी कुछ कंट्रीज़ हैं ना, उन्होंने ये चीज़ें करना शुरू की। फिर दुबई आया, दुबई ने कहा यार वी आर हेयर। दुबई ने क्रिप्टो के लाइसेंसेस इशू किए, सबको बुलाया, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, जिसमें बाइनेंस और क्रिप्टो को लाए और जगह भी थी कि ये जगह तुमने इधर आना है, ये सब कुछ करना है, ये लो लाइसेंस, ये लो। ये बाइनेंस का CEO गया वहाँ पे, वो शेख हमदान बाकी भी मौजूद थे। वो म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर में उनकी वो थी कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था। अब दुनिया का आई वुड से मोर देन लाइक 80-85% ऑफ द मनी वो विड्रॉ होता है थ्रू दुबई, और ये पैसा जाता है दुबई के बैंकिंग सिस्टम में, एंड इट्स वेरी ईजी, इट टेक्स 5 मिनट्स, ठीक है। सारा का सारा पैसा दुबई में जाता है जस्ट बिकॉज उन्होंने लाइसेंस भी इशू कर दिया, उन्होंने बाकी सारी चीज़ें भी कर दी हैं। अब एक अमेरिका में अगर वेल बैठी हुई है, वो कहता है कि यार मैंने $50 मिलियन विड्रॉ करने हैं अमेरिका में, तो मैं करूँगा तो सीधा सीधा IRS तो मुझसे इधर से ही तकरीबन कोई $25-30 मिलियन तो ले लेगा। तो वो उसके बाद दुबई चले जाते हैं, दुबई में कंपनी बनाते हैं, कंपनी में लाइसेंस लेते हैं, वहाँ पे पैसा विड्रॉ करते हैं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। फिर उस पैसे को जो है किस तरीके से चैनलाइज करना है वो फिर उनकी मर्ज़ी होती है, जिस कंट्री में रहना है रहें। लेकिन कंट्रीज़ ने बेसिकली दुबई ने इसको एज अ मार्केटिंग यूज़ किया, इसको लीगलाइज करके। चाइना में कितनी बड़ी वेल्स बैठी हुई हैं जो दुबई में आके जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। इसी वजह से दुबई की रियल एस्टेट मार्केट ड्यूरिंग ए रिसेशन बिल्कुल पीक पे गई। लोग कहते थे रशिया और यूक्रेन की वॉर में सारे रशियन भी उधर ही हैं। लोग यही कहते थे कि रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से सब कुछ हुआ था, लेकिन इन रियलिटी अगर आप स्टैट्स को देखें तो ये जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं दुबई के अंदर, ये सारे विलास लेके खाली छोड़े हुए हैं, बिल्डिंग्स ख़रीदी हुई है, 100 मिलियन दरम के उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके जगह खाली छोड़ी है, कोई रहता ही नहीं है वहाँ पे। और वो रशियन नहीं है, वो इंडियन है, वो पाकिस्तानी है, वो अमेरिकन पाकिस्तानी अमेरिकन है, वो कैनेडियन है, वो ये क्रिप्टो वाले बंदे हैं जो सारे इसमें बैठे हुए हैं। तो उन्होंने पैसा चूँकि जब विड्रॉ कर लिया बैंक में, जाते हैं ठीक है रियल एस्टेट ले लो, बात ख़त्म, कल को देख लेंगे। तो इस तरीके से ना लाइक मतलब पाकिस्तान भी अगर बाकी कंट्रीज भी इस चीज़ को लीगलाइज करते हैं, टैक्स पावें जितना भी लगाओ, लेकिन लीगलाइज करो कि पैसा सारा ना आए लेकिन कुछ पोर्शन तो पैसा यहाँ पे आए हमारे पास। चलें, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 hour 30 minutes, 5-10 मिनट हम ऊपर भी हो गए। आई थिंक बड़ी यूज़फुल डिस्कशन थी अरुण, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप सब लोगों के लिए भी इवन इफ़ यू आर इन्वेस्टेड, जिस तरह अरुण ने भी कहा कि स्टेबल कॉइन्स जो हैं दैट प्रीटी मच सेफ़, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वैसे भी टोटल पोर्टफोलियो का अगर आप 5 से 10% भी करेंगे तो इट्स नॉट ए बैड थिंग कि क्रिप्टो के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी करेंसी जो कि स्पेकुलेटिव हो, बस सारे उसमें अंधाधुंध जाके इन्वेस्ट करें हैं, तो मेरे ख्याल में से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट ही करना चाहिए। ड्यू डिलिजेंस आपने अपनी खुद करनी है। थोड़ी सी इवॉल्विंग डोमेन है अभी भी, इट्स ए बिट टू अर्ली, लेकिन जो स्टेबल कॉइन्स हैं दे आर बिट सेफ एज़ वेल ऑब्वियसली, जिस हमने ड्यूरिंग द पॉडकास्ट भी डिस्कस किया कि अब ETFs भी इसके ऊपर आ गए हैं, तो यू कैन से इट्स ए बिट सेफ इन्वेस्टमेंट एज़ वेल। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपका इसके बारे में कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू।